to the following instructions. Just before the arrival of our chief guest, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, the MC will make the announcement. You are requested to rise at your place when the announcement is made. Once our President has taken her seat after the national anthem, you are requested to please sit down at your respective places. आप सभी से अनुरोध है कि अस्मिता बुकलेट के पीछे जो फीडबैक फॉर्म दिया गया है उसको जरूर भरें और ब्रेक के दौरान बाहर निर्धारित स्थान पर जमा कर दें। बाहर जो फ्लेक्स बोर्ड्स लगे हैं उन पर आप अपने पसंदीदा स्टिकर्स जरूर लगाएं। This small gesture on your part will help keep our team अस्मिता motivated. आपसे अनुरोध है कि टी ब्रेक के दौरान एवं लंच के बाद आवा एंटरप्रेन्योर्स के स्टॉल्स पर जरूर जाएं और अपने पसंदीदा वस्तुओं का चयन करें। Jai Hind. A very warm good morning to all our special guests present here this morning. आज आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि हमें प्रेरित और गौरवान्वित करने के लिए स्वयं हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कुछ क्षणों में हमारे समक्ष उपस्थित होने वाली हैं। आप एक सशक्त नारी एवं स्त्री शक्ति की प्रतिमा है। आपकी हस्ती इतनी महान है कि हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2022 को कार्यभार संभाला। आपने अपना संपूर्ण जीवन दलित व वंचित वर्गों के उत्थान व लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के प्रति समर्पित किया है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा में मयूरभंज जिला के ऊपरबेड़ा गांव में एक संथली जनजातीय परिवार में हुआ था। श्रीमती मुर्मू का प्रारंभिक जीवन संघर्ष व कठिनाइयों का साक्षी रहा है। आपके प्रारंभिक कार्यकाल में आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया। आपने प्रशासनिक अनुभव का प्रयोग कर जनजातीय समाज में शिक्षा के प्रति जागृति जगाने का
भरसक प्रयास किया। विधायिका के तौर पर अपनी सेवाओं के लिए उड़ीसा विधानसभा द्वारा 2007 में आपको पंडित नीलकंठ दास सर्वोत्तम विधायक पुरस्कार प्रदान किया गया। 18 मई 2015 को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की नियुक्ति झारखंड के राज्यपाल के तौर पर हुई। राज्य विश्वविद्यालयों में परीक्षा व प्रवेश की प्रक्रिया में कई सुधारों को लाने का श्रेय आपको जाता है। आप अनेक सामाजिक, शिक्षा व सांस्कृतिक संगठनों से जुड़ी रही हैं। आप एक उत्सुक पाठिका हैं एवं आध्यात्मिकता में आपकी विशेष रुचि है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच आने वाली हैं डॉक्टर सुदेश धनखड़, जो भारत की सेकेंड लेडी के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर सुदेश धनखड़ इज द स्पाउस ऑफ श्री जगदीप धनखड़, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and chairman Rajya Sabha. Born in village Jharoda, Jhunjhunu district, Rajasthan, to late Shri Hoshyar Singh ji and late Srimati Bhagwati Devi ji, she grew up in Satnali, Haryana. Dr. Sudesh Dhankar did her graduation and post-graduation from Vanasthali Vidyapeeth. From her alma mater, she later secured a PhD in groundwater management. A keen practitioner of organic farming, Dr. Dhankar has traveled widely to about 30 countries so far. It's an honor to have her amidst us today. We also have the privilege today of the presence of another stellar personality. माननीय राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर के पद पर कार्यरत हैं। आपने लॉ की शिक्षा प्राप्ति के उपरांत अपना करियर एक वकील के तौर पर 1990 में शुरू किया। आप एक अत्यंत सफल लॉयर रही हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और दिल्ली हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस किया है। मीनाक्षी लेखी न्यू दिल्ली पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में 2 बार सांसद की सदस्य रही हैं और अनेक सांसदीय समितियों में भी सदस्य रही हैं, जैसे हाउस कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, अर्बन डेवलपमेंट, कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इत्यादि। आपने चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एंड जॉइंट कमिटी ऑन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का भी पदभार संभाला है। आप एक प्रसिद्ध वक्ता भी हैं, जिन्होंने कई इंटरनेशनल कॉन्क्लेव्स, यूएन, कॉमनवेल्थ वुमेन पार्लियामेंटेरियंस वर्किंग ग्रुप, G20 कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। Honorable Minister Meenakshi Lekhi brings to the office a rich experience of working across the spectrum of the Republic, from the grassroots to the apex court and the Parliament. She actively supports greater participation of women in leadership roles and has consistently been calling for society to create more opportunities for the deprived sections. And now, it is my proud privilege to introduce the curators of ASMITA Dvitiya Adhyay, Lokesh Nathani and Anupriya Chaudhary. Lokesh Nathani is a storyteller, a motivational speaker, and a TEDx speaker. Lokesh is the founder of My Innings, a platform to promote stories and storytellers. Lokesh's uniqueness lies in his ability to connect with the audience and make it an engaging and motivating experience for them. Lokesh is regularly invited by companies and institutions for talks, training, and workshops. One of the talk shows curated and hosted by Lokesh has grossed 4.5 million views on various social media platforms. Lokesh was awarded 50 Most Innovative Storyteller of the Year by World HRD Congress and World Storytelling Congress. Anupriya Chaudhary has been a human resources professional for 10 years and now a career counselor and coach for the last 8 years. Anupriya has reached out to over 8,000 students and professionals, training them on leveraging storytelling for growth and impact. A curator at several speaker events
such as TEDx Chorangi, TikToks, and several other public speaking platforms. Anupriya has helped over 100 speakers script their stories and share their best My Story. And now, let us share with you a few glimpses of the journey of AWWA. सन 62 और 65 में पड़ोसी देशों ने भारत की संप्रभुता पर घातक हमला किया। हर सैनिक ने किया था अपना जानो तन देश के नाम समर्पित। पर जो शहीद हुए वो छोड़ गए अपना घर बार तिरंगे की आन पर। जरूरत थी एक ऐसे मजबूत कंधे की जो उस हर देशभक्त के परिवार का सहारा बन सके। इसी उद्देश्य से 23 अगस्त 1966 को आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन या आवा की रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत नींव रखी गई। इस सामूहिक प्रयास ने बीड़ा उठाया न सिर्फ वीर नारियों पर उनके परिवार, सेवानिवृत्त और समर में जख्मी सैनिकों के मानसिक, आर्थिक और सामाजिक उत्थान का भी। मुश्किल की घड़ी थी और जिम्मेदारियां बढ़ी। आवा ने सदस्यों को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए निजी संगठनों की मदद से राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर अनेक सशक्त योजनाओं की शुरुआत की। सदस्यों के निखरते कौशल को एक व्यापक मंच प्रदान करने हेतु 2005 में आह्वान का आरंभ हुआ। इसके अंतर्गत वीर नारियों को विविध प्रकार की हस्तकलाओं में पारंगत किया जा रहा है। आज आह्वान एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में अपनी साख बना वीर नारियों के बढ़ते आत्मविश्वास और आर्थिक समृद्धि का द्योतक बन चुका है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आवा ने देशव्यापी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए, जिसमें भर्ती हुए 13,663 प्रशिक्षणार्थियों में से 10,300 प्रमाणित किए जा चुके हैं। आवा एंटरप्रेन्योर योजना लोक कलाकारों और उद्यमियों को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही है। इस मंच द्वारा इनकी कला देश के हर प्रमुख शहर और नई पीढ़ी तक पहुंच रही है। आवा के वीरांगना सेवा केंद्र सैन्य परिवार के सशक्तिकरण की दिशा में अत्यंत सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वीर नारियों के देश प्रेम के जज्बे और काबिलियत को सलाम करते हुए आवा ने सेना के नियमों में बदलाव लाने की पहल की और वीर नारियों का सेना में भर्ती होने का मार्ग प्रशस्त किया। सैन्य परिवारों के हित के लिए आवा सदैव कटिबद्ध है। अपनी विभिन्न दूरदर्शी योजनाओं से आवा अपने सदस्यों और समाज में व्यापक बदलाव लाती है। इनमें एक महत्वपूर्ण कदम है आवा के आशा विद्यालय। भारत में अपनी तरह के विशिष्ट विद्यालयों की ये सबसे बड़ी कड़ी है। सामान्य नागरिकों के लिए उपलब्ध देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित ये विद्यालय करीब 1550 पृथक रूप से सक्षम बच्चों का भविष्य संवारते हैं। यही नहीं, आवा ने R&R अस्पताल में प्रयास नामक प्रारंभिक चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया। इसमें पृथक रूप से क्षमता वाले बच्चों का व्यापक और सही समय पर निदान, पुनर्वास और चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान की जाती हैं। AWWA has played a very important role in setting up of this center. Recognizing the need was felt when they used to interact with the families of patients with such disabilities. प्रेरणा जैसी अनूठी पहल द्वारा आवा सेना के सभी प्रमुख अस्पतालों में प्रभावित कैंसर मरीजों और उनके परिचारकों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। Prerna is the emotional and social support group for onco patients and their caregivers. देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित आवा हॉस्टल्स द्वारा सैन्य परिवार के सभी बच्चों को छात्रावास की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। This self-sustained facility has been created for the unmarried dependent daughters of the army personnel. आवा लंच प्रोजेक्ट
एक अनूठा कदम है जो वीर नारियों को एक सफल उद्यमी बनाने के साथ साथ आज मुख्यालय के 8 विक्री केंद्रों में नाम मात्र शुल्क में ताजा, स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना उपलब्ध भी कराता है। आशा, विश्वास और आस्था के सिद्धांतों पर अडिग आवा वीर नारी ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, मेधावी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति या अनुदान और शहीद हुए सैनिकों के परिवारों की आर्थिक मदद के लिए अनुग्रह राशि भी प्रदान कराती है। आशा, विश्वास और आस्था आवा के प्रमुख स्तंभ है। हमारा प्रयास है कि महिलाओं और बच्चों को आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार करें। आवा एक बड़े परिवार की तरह है जहां हम सब एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं, अपने सुख दुख बांटते हैं और इसी में हमारी स्ट्रेंथ है।
जय हिंद और सविनय नमस्कार। आज इस ऐतिहासिक दिवस पर डॉक्टर अर्चना पांडे, अध्यक्षा आर्मी वाइज वेलफेयर एसोसिएशन एवं सभी प्रस्तुत आवा सदस्यों की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, वाइफ ऑफ ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी एवं सभी उपस्थित गणमान्य अतिथियों को सविनय अभिवादन। अस्मिता द्वितीय अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अस्मिता कुछ अनमोल जिंदगियों की कहानियां हैं। घने अंधेरे से रोशनी तक का सफरनामा है। हर विघ्न से वो सीखते चले, जब वो गिरे तो उठकर फिर आगे बढ़े। नहीं अधूरी है, खुद में है ये पूरी, गौरव गाथा है रची, पार कर हर मजबूरी। सशक्त है, कमजोर नहीं, अस्मिता मान है, सम्मान है। अस्मिता गरिमा और पहचान है। हाँ, यही है अस्मिता। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, हमारे सम्माननीय अतिथि डॉक्टर सुदेश धनखड़, श्रीमती मीनाक्षी लेखी एवं डॉक्टर अर्चना पांडे, अध्यक्षा आवा से सविनय निवेदन करती हूं कि आप अपने कर कमलों द्वारा पारंपरिक दीप प्रज्वलित करें। आप सभी को बहुत धन्यवाद। अब मैं आवा अध्यक्षा से सविनय अनुरोध करती हूं कि वे हमारे मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदया के स्वागत में कुछ शब्द कहें। नमस्कार। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, विदेश और सांस्कृतिक राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, उपस्थित अतिथिगण और आवा परिवार की सभी बहनों, सुप्रभात। आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से मैं आपका अस्मिता सीजन 2 कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। महिलाएं भारतीय संस्कृति की शान रही है। कहा गया है, जब नारी जागृत होती है तब परिवार आगे बढ़ता है और देश भी प्रगति की और विकास की ओर अग्रसर होता है। भारतवर्ष में महिलाओं का योगदान हर क्षेत्र में रहा है और महिलाओं ने हर कार्य में अपनी छाप छोड़ी है, चाहे वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, कल्पना चावला या मैरी कॉम हो। महिलाओं ने हमेशा न केवल उपलब्धियां प्राप्त की है, बल्कि हमारे समाज की प्रेरणा स्रोत बनी है। आज हम अत्यंत भाग्यशाली है कि हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में एक ऐसी व्यक्ति उपस्थित है
जो नारी शक्ति की एक मिसाल है। एक संथाली आदिवासी परिवार से जन्मी श्रीमती मुर्मू का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा रहा। आपके जीवन का ध्येय समाज के पिछड़े और कमज़ोर वर्गों का जीवन बेहतर बनाना और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाना रहा है। आपने गहन प्रशासनिक अनुभव और आदिवासी समाज के उत्थान हेतु विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के बल पर अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। आप ओडिशा के आदिवासी सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के अनेक संगठनों से जुड़ी रही है। झारखंड के राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान जनजातीय समुदायों के अधिकारी का समर्थन करने के लिए व्यापक रूप से आपकी सराहना की गई है। व्यक्तिगत तौर पर स्वाध्याय में आपकी खास रुचि है और अध्यात्म में गहरी आस्था है। महोदया, आप हम सब के लिए एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत है। माननीय राष्ट्रपति महोदया और उपस्थित अतिथियों के सामने आज मुझे अस्मिता सीज़न 2 प्रस्तुत करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। अस्मिता का अर्थ है गर्व, और मुझे गर्व है हमारी आवा की महिलाओं और सदस्यों पर, जो हमारे बहादुर सेनानियों के पीछे न सिर्फ सहारा बल्कि मजबूत चट्टान बनकर उन्हें देश की रक्षा करने के लिए ताकत और स्फूर्ति प्रदान करती है। इसके लिए भले ही उन्हें अनेकों त्याग क्यों न करने पड़े, पर ये चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट के साथ बिना कोई शिकायत किए अकेले पूरे परिवार की जिम्मेवारी बखूब संभालती है। आवा की सदस्य एक अदृश्य सेना या शक्ति का रूप है, जो बौंधारे, परिश्रम और लगन से बिना किसी अपेक्षा के अपना कार्य करती रहती है और जिम्मेदारी निभाती है। ऐसी महिलाओं को एक मंच प्रदान करने के लिए ही अस्मिता का आयोजन किया गया है, ताकि वे अपने अनुभवों को व्यक्त और साझा करके अपनी जैसी और बहनों को प्रोत्साहित करें। आज हम कुछ चुनिंदा आवा की बहनों से उनकी जीवन गाथा सुनेंगे। एक वीर सैनिक की पत्नी होने का एहसास कराता है। मैं झारखंड रांची के एक छोटे से गांव मासू से हूं। मेरा जन्म एक किसान परिवार में हुआ था। मेरे पिताजी खेती के साथ साथ एक फैक्ट्री में काम करते थे। मेरी पढ़ाई क्लास 1 से लेकर 10th तक रांची के ही एक मिशनरी स्कूल में हुई। हमारे समुदाय में लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है,
तो मेरे हस्बैंड भी मुझे देखने आए थे जब मैंने 10th का बोर्ड दिया था, पर मैंने शादी से मना कर दिया क्योंकि मुझे तो पढ़ाई करनी थी। पर परिवार वालों के बहुत समझाने और मेरे हस्बैंड के एक रिटन नोट जिस पर लिखा था मैं जितना चाहूं पढ़ सकती हूं, देने पर मैं रेडी हो गई। विदाई में मैं नहीं रोई, लेकिन जैसे ही मैं ससुराल पहुंची, ससुराल का जो घर और घर का वातावरण देखकर मुझे बहुत रोना आया। घर मिट्टी का था, बिजली नहीं थी, ना टॉयलेट था, ना बाथरूम। पानी लेने के लिए भी हम एक कॉमन कुएं पर जाया करते थे। मेरे सास ससुर को मेरा पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। हस्बैंड के सपोर्ट से मैंने आईएससी में एडमिशन ले लिया। खेतों के सारे काम, घर के सारे काम के साथ मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 12th फाइनल में मैं प्रेग्नेंट थी। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे। उस वक्त उनकी पोस्टिंग सियाचिन में थी। उन्होंने मेरा एमएच कार्ड भी नहीं बनवाया था। उनके लिखे हुए लेटर्स को लेकर ऑन रिक्वेस्ट मैं एमएच में एडमिट हुई थी। सियाचिन से मेरे बेटे के जन्म के 2 दिन बाद वापस आए और मुझे एमएच में देखते ही शौक कि मैं बिना आईडी कार्ड के एमएच में कैसे। उस दिन उन्होंने मुझसे एक लाइन कहा कि जया, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो तुम उसका सॉल्यूशन जरूर निकाल लोगी। सात सालों का हमारा वैवाहिक जीवन रहा और 7 सालों में मैंने सिर्फ पढ़ाई की है। मैं अपने गांव की पहली बहू हूं जिसने ग्रेजुएशन किया, वो भी फर्स्ट डिवीजन। अब मेरे गांव वाले आकर मेरे सास ससुर को बधाई देने लगे। मेरे सास ससुर भी अब मुझे पढ़ाई में सपोर्ट कर रहे थे। सियाचिन से वापस आने के बाद उनका सिलेक्शन एनएसजी में हुआ और वे 3 सालों के लिए दिल्ली में थे। इसके बाद इनकी पोस्टिंग आरआर में हुई। 5 आरआर में ये पोस्टेड थे। 4 जून 2004 को आतंकवादियों के हमले में सीआई ऑपरेशन में ये शहीद हो गए। जब ये शहीद हुए तो मेरी उम्र सिर्फ 23 वर्ष की थी। मैं एमएससी फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। मेरे गोद में 2 बच्चे थे। बड़े की उम्र 5 वर्ष और छोटे की उम्र 2 वर्ष थी। डेथ रिचुअल्स इन विलेजेस फॉर विडो इज वेरी पेनफुल। वे आपको बार बार एहसास कराएंगे कि आप अब विधवा हो गई हैं, विडो हो गई हैं। वे आपको एहसास कराएंगे कि आपका लिबास सफेद हो गया है। तो चलिए मैं भी दुनिया को बता दूं कि सफेद के साथ मेरा लिबास केसरिया और हरा भी हो गया है। मैं तिरंगा हो गई हूं, वही तिरंगा जिस पर हमारे शहीद लिपट कर आए थे। और अंतिम संस्कार के बाद बड़े ही सम्मानपूर्वक वह तिरंगा हमें सौंपा गया। ये तिरंगा ताउम्र हमें जीने का हौसला भी देती है। सारे रिचुअल्स के बाद मैं अपने मायके लौट आई थी। दिन रात रोती रहती थी। तभी मेरे गांव से एक भैया हैं जो फौज में ही कार्यरत थे। वे मुझसे मिलने आए और कहते हैं, जया तुम ऐसे ही रोती रहोगी? क्या राजकुमार ने तुम्हें इसलिए पढ़ाया है? तुम देखो, तुमको बहुत सारे कॉन्डोलेंस लेटर्स आए होंगे, तुमको मदद जरूर मिलेगी। मैं पढ़ाई की वजह से फौज में नहीं गई थी। मुझे फौज द्वारा दी जाने वाली कोई भी सुविधा की जानकारी नहीं थी। बच्चों को क्या सुविधाएं मिलती हैं, उनके विडोज को क्या सुविधाएं मिलती है, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जीओसी और जेसीओ में क्या डिफरेंस होता है।
मैंने सारे लेटर्स निकाले जो मुझे मेरे यूनिट से, मेरे 5RR से, डिफेंस मिनिस्ट्री से आए थे। उन लेटर्स में मुझे आवा दिखा। फुल फॉर्म जब मैंने पढ़ा तो मुझे आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन, मुझे लगा ये संस्था मुझे जरूर मदद करेगी। ये लेटर मुझे नॉर्दर्न कमांड से मिसेस ज्योत्सना शर्मा का आया था। मैंने उनको लिखा और हेल्प के लिए मैंने बोला उनको। इमीडिएटली उन्होंने 1 महीने, मैंने जब लिखा था 1 महीने में मुझे रिप्लाई आ गया और उन्होंने 23 इन्फेंट्री डिव की मिसेस रेणु भारद्वाज को रिप्लाई करते हुए मुझे मैक्सिमम असिस्टेंस देने के लिए कहा। मिसेस रेणु भारद्वाज मुझे अपने पास बुलाती हैं। सबसे पहले वो मुझे हग करती हैं, मुझे वो अपनापन लगता है। हग करके वो कहती हैं, तुम तो कितनी छोटी हो, किसके साथ आई हो? मैंने कहा, मैम मैं अपने चाचा जी के साथ आई हूं। उन्होंने मजाक में ही कहा, अगर तुम्हें मोबाइल नहीं होगी, तुम खुद से नहीं आओगी, अकेले नहीं आओगी, इंडिपेंडेंट नहीं बनोगी तो फौज तुम्हें मदद नहीं करेगा। मैम ने कहा कि तुम्हें स्कूटी सीखना होगा, इंडिपेंडेंट बनना होगा, तभी फौज तुम्हें हेल्प करेगा। मैंने उसको एज अ चैलेंज लिया। मैम ने मेरे लिए स्कूटी खरीदवाया। जिस गांव में बहू सूट नहीं पहन सकती वहां मैं स्कूटी चला रही थी। मैम ने मेरे आए हुए सारे जो पैसे थे उनको सही जगह इन्वेस्ट करवाया, मुझे फाइनेंशियल नॉलेज दिया। उन्होंने मेरे सारे कार्ड्स बनवाए, मुझे आर्मी स्कूल के लिए प्रिपेयर करवाया, इंटरव्यू और डेमो की अच्छे से तैयारी करवाई। मैम का टेन्योर रांची में 3 साल का रहा और 3 साल में मैम ने मुझे खड़ा कर दिया। अब वो जाने वाली थी, मुझे ऐसा लगा कि वो चली जाएंगी तो फिर क्या? पर मैम ने मुझे फिर से गले लगाया और कहा कि जया, अब तुम्हें पता है तुम्हारे साथ आवा खड़ी है, तुम्हारा परिवार खड़ा है। मैं तो उसकी एक रिप्रेजेंटेटिव थी, ये परिवार तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। ये हौसला, ये उम्मीद मुझे मैम ने दिया और आवा ने मुझे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट, स्ट्रांग, बोल्ड बना दिया। 10 सालों तक मैंने आर्मी स्कूल में जॉब किया। 2016 में मैंने झारखंड गवर्नमेंट स्कूल में साइंस टीचर क्वालिफाइड करके मैं ज्वाइन की हूँ। अभी वहाँ SRG स्टेट रिसोर्स ग्रुप के एक मेंबर भी हूँ। बच्चों के शैक्षणिक गतिविधियों पर काम करती हूँ। मेरे 2 बच्चे बड़े हो चुके हैं। बड़ा बीटेक करने के बाद FMS से MBA कर रहा है। छोटा बेटा BCA करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मेरे हस्बैंड मेरी लाइफ में आए एक शिक्षा की ज्योत लेकर, मुझे अपनी क्षेत्र की सबसे सशक्त और शिक्षित महिला बना गए। हर दुख और सुख में वे मेरे साथ रहते हैं। मेरी कहानी उन सभी महिलाओं को समर्पित है जो मुश्किलें आने पर टूटकर बिखरती नहीं, जो मुश्किलें आने पर टूटकर निखर जाती है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद जया। आपके जीवन गाथा को सुनकर लगा यह बात बिल्कुल सच है कि जीत और हार, This world can be real nasty. I couldn't take any of this trauma. Howling, screaming, scratching myself until I bled, while my parents constantly tried to make me feel secured, wanted, and loved. एक रात डैड ने मुझसे पूछा कि क्या करना चाहती हो अब? जिंदगी भर यूं ही डर के साथ जीना चाहती हो और like a true soldier's daughter fight back? इससे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, पर तुम खुद से क्या कहती हो, it matters.
हम इन धमकियों से नहीं डरेंगे, हम लड़ेंगे, तुम लड़ोगी। उस रात बहुत सोचा। वो क्या है ना, हम फौजी बच्चों में खुददारी बहुत होती है, तो मैं जीना चाहती थी। ठान ली थी कि अब और नहीं। उन लोगों को जिन्होंने मेरी जिंदगी की लगाम काटी, उनको जी के दिखाऊंगी, जिंदगी अपने दम पे जीऊंगी। शादी हुई एक फौजी से, 2 ब्यूटीफुल बच्चे भी हुए। फिर सालों बाद ईस्टर्न कमांड का अस्मिता पूर्वा का प्लेटफॉर्म मिला, जहां पहली बार मैंने दुनिया के साथ अपनी आप बीती शेयर की। घर वापस आई तो मिक्स्ड रिएक्शन मिला। किसी ने सिंपैथी दिखाई तो कोई रोया, किसी ने अपनी कहानी के साथ रिलेट किया तो किसी को हिम्मत मिली। पर हैरानी मुझे उन लेडीज से हुई जिन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दिया और बाकी लेडीज को भी बताया कि मुझे बॉयकॉट करें। मेरे फैमिली वालों में भी भूचाल आया। इन अ नटशेल, मेरी जिंदगी एक बार फिर रुक सी गई थी। मुझे बोला गया कि गलती मेरी थी और जो कैरेक्टरलेस हो उसे हमारे सो कॉल्ड कम्युनिटी में नहीं होना चाहिए। तो ये लो एक बार फिर, on behalf of many more such women who could not mutter the courage to speak up, I stand up with more power in my voice. हाँ, आज भी, लेकिन I wake up in middle of the night, trembling with fear. Amidst these negative, yet learning times, I chose my path. I have come a long way, and there's more to walk on this path. But what I have learned through my experience is that it does not matter if you fall down, but how you get up matters. Accept yourself. Allow others the grace to be imperfect. आज मेरा खुद का स्टार्टअप है सैफ्रोनिया द जर्नी विदिन के नाम से। ये एक होलिस्टिक वेलबींग सेंटर है। यहाँ मैं लोगों को, खास करके महिलाओं को, टैरो रीडिंग, क्रिस्टल और एनर्जी हीलिंग के माध्यम से सपोर्ट, गाइडेंस और हीलिंग देती हूँ। मैं स्पेशल बच्चों को, चिल्ड्रन विथ ऑटिज्म, उनके पेरेंट्स और टीचर्स की ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने की कोशिश करती हूँ विद द मैजिक ऑफ आर्ट थेरेपी। मैं उन मासूम बच्चियों और औरतों के हक के लिए भी लड़ती हूँ जो कभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार रहे थे और जो कभी ब्रॉथल्स में रहे थे। आवा के वेबसाइट पर मैं एक ऑथर और टीचर्स ट्रेनर्स के तौर पर भी रजिस्टर्ड हूँ। आवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म मेरी ज़िंदगी में है जिसने मुझे हज़ारों फौजी परिवारों के साथ मिलाया। मुझे एक मौका मिला जहां मैं इन परिवारों के साथ जुड़कर उनकी ज़िंदगी में एक छोटी सी आशा की किरण बन के आऊँ। उसके लिए मैं आवा से सहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आखिर में मैं इतना ही बोलूँगी, मंजिलें हम करे तय, अब ना हो किसी का भय, नजरें अब आसमां से भी परे, हौसला बुलंद अपने सपनों पर है खुद डट कर खड़े। ए जिंदगी अब नाज है तेरे तरीकों पे, क्योंकि ये जंग नहीं दुनिया के संग, पर युद्ध खुद का है खुद से। जय हिंद। जब हृदय में आशाओं के दीप जलते हैं तो वक्त नहीं लगता किस्मत बदलने में, और आपने तो कितनों का जीवन संवारा है। संजना, आप वह उज्जवल दीप हैं जिसने अंधेरों को चीरते हुए अपनी लौ से दूसरों की जिंदगियों को रोशन किया। हमें प्रेरित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए संजना के लिए। अब मैं हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से सविनय निवेदन करती हूं कि आप हमारे अस्मिता आइकॉन्स को मोमेंटो प्रदान करके उनकी हौसला अफजाई करें।
मैं सर्वप्रथम मंच पर बुलाना चाहूंगी जया प्रभा महतो। संजना नैयर, Ambreen Zaidi, सरगम शुक्ला, वंदना महाजन, कैप्टन यशिका, Florence, Ashna Kushwaha, Lieutenant Jyoti, our guest speaker, Dr. Ananda Shankar Jayant, guest speaker, Dr. Arunima Sinha, Curators of ASMITA Dvitiya, Lokesh Nathani, Anupriya Chaudhary, माननीय राष्ट्रपति महोदया को बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरे आवा परिवार के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि हमें प्रेरित और गौरवान्वित करने के लिए स्वयं हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया हमारे बीच मौजूद हैं। आप हमारे देश की आदिवासी समुदाय से पहली राष्ट्रपति हैं। आपकी जिंदगी इतनी चुनौती भरी होने के बावजूद आपने नारी शक्ति की मिसाल बनकर हम सभी का मार्गदर्शन किया। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से सविनय निवेदन करती हूं कि आप कृपया कुछ शब्द कहकर हम सभी को प्रोत्साहित करें। आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन यानी आवा द्वारा नारी शक्ति पर केंद्रित अस्मिता नामक इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत के उपराष्ट्रपति महोदय की धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, आवा की अध्यक्ष श्रीमती अर्चना पांडे जी,
गणमान्य अतिथियों, विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाली यहाँ उपस्थित बहनें, सभी वीर नारी, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों की ओर से समस्त वीर नारी बहनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। मुझे ये जानकर संतोष हुआ है कि वीर नारी बहनें इस कल्याण के लिए आह्वा नामक योजना चलाई जा रही है। इसके लिए मैं आह्वा की विशेष सराहना करती हूँ। जिन बहनों को आज अस्मिता आइकन के रूप में सम्मानित किया गया है, उनकी मैं विशेष सराहना करती हूँ। आज जो दो बहनों की दर्द तो हम कहना शायद ठीक नहीं होगा, हिम्मत वाली कहानी मैंने सुनी, हम सब सुने। सचमुच ये नारियों की भगवान ने कितने शक्ति दिए हैं, इसीलिए नारी शक्ति, महिला शक्ति कहा जाता है। कुछ देर पहले हमारी दो बहनों ने जैसे हम लोगों को सुनाए हैं, शरीर में जैसे बिजली सी खिल जाती थी। कितने हिम्मत वाली है ये महिलाएं। भगवान ने, इसीलिए भगवान चाहते तो एक अकेला दुनिया को बना सकते थे, एक अकेला दुनिया को चला सकते थे, लेकिन महिलाओं को क्यों ये दुनिया को लाए? मुझे लगता है उनसे भी भगवान खुद प्रेरणा लेते होंगे। मुझे बताया गया है कि बाद में अन्य कुछ बहनें भी अपने स्मृतियाँ प्रस्तुत करेंगी। उनके अनुभव भी आप सब में ऊर्जा का संचार करेंगे। मुझे ये निश्चित है कि ये कहानी सबको छुएगी और आने वाली जो बहनें, क्योंकि दुर्घटना दुनिया में होती रहती है, चैलेंजेस को सामना कैसे किया जाए, इन बहनों से जरूर हम सीखेंगे। आवा द्वारा ये प्रदर्शित की गई एंटरप्रेन्योर एग्जीबिशन में भारत की नारी प्रतिभा की सुंदर झलक देखने को मुझे मिला। हमारी बहनें डेकोरेशन से लेकर यूटिलिटी तक अनेक सुंदर और उपयोगी वस्तुएं कुशलता के साथ बना रही है और प्रस्तुत कर रही है। मैं आशा करती हूँ कि उद्यमशील महिलाओं की प्रतिभा और परिश्रम को निरंतर प्रोत्साहन मिलता रहेगा। इस कार्यक्रम में आयोजन के लिए मैं श्रीमती अर्चना पांडे जी और उनकी पूरी टीम की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, सराहना करती हूँ। मैं आशा की इस आवा की सभी प्रतिभावान सदस्यों को भी प्रशंसा करती हूँ। देवियों और स्वजनों, अस्मिता शब्द के प्रचलन अर्थ अस्तित्व का बोध होना। अस्मिता का शब्द बहनों ने बहुत सुंदर रूप से एंकरिंग करने वाले बहनों ने बहुत सुंदर हम सब के सामने प्रदर्शित किया। वही शब्दों के साथ मैं अस्तित्व का एक शब्द में जोड़ना चाहती हूँ, तथा आत्मगौरव का भी भाव होना। नारी समुदाय में आत्मगौरव की भावना का आधार पर ही एक गौरवशाली समाज और राष्ट्र का निर्माण करना संभव होता है। किसी की बदलाव की शुरुआत विचारों में बदलाव के साथ ही होती है, क्योंकि ये दोनों बहनों का जो कहानी हमने सुने, ये वही जगह पे थम जाते तो शायद उनका जिंदगी वहीं पे स्टॉप हो जाता, बंद हो जाता। लेकिन हिम्मत के साथ अपने आप को बदला, अपने मानसिकता को बदला, अपने मन को बदला और शरीर में, मन में हिम्मत लाए और सभी परेशानी को, सभी चैलेंजेस को वो सामना किए। यही तो कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। बाप मीन्स हम भगवान को कहते हैं। आपके पास हिम्मत है तो आपको मदद मिलेगा ही मिलेगा। कुछ पुराने विचारों से छोड़ने और नए विचारों को अपनाने की ज़रूरत होती है। एक पुरानी कहावत है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमन।
इस कहावत की जगह आज ये कहना चाहिए, बिसाइड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमेन। ऐसे सोच के साथ ही नारी की अस्मिता को मजबूत बनाना तथा नारी के आत्मगौरव का सम्मान करना संभव हो सकता है। लेकिन बिना मैन के भी एक वुमेन जी सकता है, लड़ सकता है, आगे बढ़ सकता है और दुनिया को दिखा सकता है। ये आप लोगों ने इसको प्रमाणित किए हैं। यहाँ अधिकांश बहनें किसी न किसी के धर्मपत्नी के रूप में उपस्थित है, ये अच्छी बात है। आवा की स्थापना ही सैनिकों की धर्म पत्नियों की प्रतिभा के सकारात्मक उपयोग के उद्देश्य से ही बनाया गया है। लेकिन आप सब बहनों की अपनी अलग अस्मिता भी है, शिव और शक्ति का सृष्टि के निर्माण और विकास में समान और समग्र सहयोग है। नारी और पुरुष एक रक्त के दो पहिया है, लेकिन यहाँ मैं देखती हूँ बिना पुरुष के नारी एक पहिया से भी और खड़े हो सकते हैं, दौड़ सकते हैं, उड़ सकते हैं। जन्म देने की क्षमता केवल नारी से ही है। नारी में नेतृत्व देने का क्षमता भी है। ये विश्वास सभी बहनों में होना चाहिए। नारीत्व में नेतृत्व समाहित है। नारी में शक्ति दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति समाहित है। उसी इच्छा शक्ति के बल पे नारी कदम पर कदम आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है ये नारी का ये बढ़ना देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत ही बड़ी बात है। इसीलिए आज देश में शायद आधा आबादी नारियां हैं। आज देश इकोनॉमिकली 5th पोजीशन है। हम स्वप्न देखते हैं इकोनॉमिकली नंबर 1, भारत नंबर 1 बने, इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं। अनेक समारोहों में मेरी मुलाकात ऐसे बहनों और बेटियों से होती रहती है जो विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के शिखर पर आसीन है। उनमें से अधिकांश बहनों और बेटियों ने सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए गंभीर चुनौतियों का सामना किया है। मिसाइल से म्यूजिक तक हमारी बहनों ने असाधारण सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। सरल शब्दों से कहे तो नारी में अपार शक्ति है, नारी कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं हम में भी दम है, हम किसी से कम नहीं। नारी शक्ति में इसी उद्यम आस्था के साथ मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और आशा करती हूँ ये नारी शक्ति, ये आवा मुझे लगता है आगे जा के और भी बहुत महिलाओं को जो हिम्मत हरा के घर पे बैठे हैं उनको हिम्मत देगा और आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाएगा। इसी के साथ ही मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
आप सभी से निवेदन है कि एक छोटे के टी ब्रेक के लिए प्रस्थान करें, लेकिन उससे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं। Ladies seated on the first 4 rows are requested to please proceed for tea from the exit towards my right, यानी आपके लेफ्ट के तरफ से, the first 4 rows only. The ladies seated from the 5th row onwards are requested to proceed for tea from the exit which is behind. The break is for 20 minutes only. You are requested to be back by 11:30. हाँ। पहले 4 रोज में बैठे लेडीज से अनुरोध है कि वे आप मेरे दाहिने की ओर से चाय के लिए प्रस्थान करें। 5वें से आखिरी रो तक बैठे लेडीज से अनुरोध है कि वे पीछे वाले द्वार से चाय के लिए प्रस्थान करें। चाय का ब्रेक केवल 20 मिनट के लिए है। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया यहाँ 11:30 बजे तक अपने स्थानों पर बैठ जाएं। A few more gentle reminders, please. आप सभी से अनुरोध है कि अस्मिता बुकलेट के पीछे जो फीडबैक फॉर्म दिया गया है उसको जरूर भरें और ब्रेक के दौरान बाहर निर्धारित स्थान पर जमा करें। बाहर जो फ्लेक्स बोर्ड्स लगे हैं उन पर आप अपने पसंदीदा स्टिकर्स जरूर लगाएं। This small gesture on your part will help keep our team अस्मिता motivated. आपसे अनुरोध है कि टी ब्रेक के दौरान आवा एंटरप्रेन्योर्स के स्टॉल पर जरूर जाएं और अपने पसंदीदा वस्तुओं का चयन करें। धन्यवाद। क्या हो गया?
I request all our guests to kindly settle down. आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। I request all ladies to please settle down. अस्मिता द्वितीय अध्याय में आप सभी का दोबारा स्वागत है। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। Honorable Minister actively supports greater participation of women in leadership roles and has been consistently calling for the society to create more opportunities for the deprived sections. हम सब आपके शब्द सुनने के लिए उत्सुक हैं। अब मैं Honorable Minister श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी से सविनय निवेदन करती हूँ कि आप कृपया कुछ शब्द कहकर हम सभी को प्रोत्साहित करें। Our President, Ms. Archana Pandeyji, and all the members of AWWA, our Brave Soldiers Wives Association. Our day is close by. All I can say is, as a grateful nation, we all bow before you. And we are really grateful to all the things you do as people, as persons, and the motivation, the strength that you give to our brave brothers, soldiers who are protecting Ma Bharti on the borders. And that strength does not come in the air. That strength comes from the well-being, because end of the day, no matter how brave we are all human beings and we are all controlled by emotions. We are not beyond emotions. And those emotions, if I'm confident that at a personal level, I'm just talking that if something happens to me, my children will be taken care of, they will be looked after, their education will be there, and they will reach the milestone they need to, as I would have done if I was around, because those are duties. We all have those humanly duties to do. So once that confidence comes into anybody, you become indefeatable. And that's why Indian Army is indefeatable. Indian forces are indefeatable, because back-end support is so very important. But I was here more in the capacity of a woman, as a person who's relating to all my friends and sisters who are all present here, or my bhabis, whichever way one can look at. So when I was relating to the story, especially the story of Jaya and Miss Nair, Sanjana,
And I know Arunima very well. I have known Arunima for a very long time, who's probably going to speak later in the day. I know Guru Ananda ji. I've known her also for many years. I've known many of you in my personal capacity, and I know these are really motivational stories. These are stories which can change the perspective of people, human life. And when Sanjana was speaking, I was in my mind relating to a case which I did many years ago. And I'm purposely relating to it so that there are some hesitations in many people's mind, and those hesitations need to go away. And those stories of acceptance need to be told and need to be understood. I personally feel Indian society, by and large, is a very compassionate society. And that doesn't take away the fact that there will be some cruel people. There will be people who are imbalanced. We are, end of the day, 1.4 billion people. So some streak of madness here, there, where can impact the whole society. But by and large, people are compassionate. But sometimes attitudes are very foreign to us. And those foreign attitudes become our attitudes. And that's where I feel the stories need to break. And that's where people need to change, as the Honorable President in her address also stated, that abhi naya lana hai, purane ko badalna hai. So it's not behind every man there is a woman, beside every man there is a woman. And that attitude needs to change. So similarly, when Sanjana was narrating this story, a young kid, ability to make mistakes, sometimes I call it ability to take chances in life. It's not as if you're wrong. It's not as if you're mad, insane, bad kid. None of those. You're just more excited than rest, and you're more restless than rest, and you're more adventurous than rest. So having this little fun part, made up full of parents, made up full of your teachers. Why should I, like the time to return home is 3 o'clock. I'll bunk my last class, go for a picnic and come back at 3. I've fooled around with teachers. I've fooled around with parents just to get that little excitement in life. Many kids can do that. And maybe all of us at some point have done that. And just the chance that we never fell on the wrong side. But each one of us could have fallen on the wrong side, because you trust people who are with you. And you expect them to conduct their business the way you conduct your business, with honesty, naiveness, innocence. But not everybody is in the same category, and that loss of innocence, sometimes people at my age still feel the same, that why the hell so-and-so is conducting their business in this manner? And then, you'll be surprised. People my children's ages will turn around and say, Mom, please, you're brighter than that. Why do you expect everyone to behave the way you behave? You're exceptional. So I'll say, no, I think I'm normal. And they'll say, yeah, you're normal, but you're exceptional. And people don't think the way you think. People don't behave the way you behave. And so learn to address the way people are. And this coming from kids who are young men in their own right. And I feel sometimes a child can be a father of man, gets to be proven in my case. So I keep learning every day. So what touched me about Sanjana's story was not the mistake she made as a child. I wouldn't even call it a mistake, because most of us would have, done some silly things. I used to climb 14th floor, rappelling around, battling with guys my age, but never understood there's a difference between a man and a woman at that age, because that's how your family brought you up. We all bring up our children that way, that there's no difference of gender. So girls can also be mischievous and, a bit adventurous in life. And we should accept that.
What I loved in her story was the fact that her parents were very accepting. And that is something as parents, all of us need to learn. As people older in life, we all need to learn that non-judgmental, accepting people, accepting girls especially, they have the same ambition as men. They are, same achievements they want as men. They want to ride the same bike also as men. As Jaya told in her story, that she was riding a scooter in her village. Now, Jaya was riding a scooter because she had a mentor in the form of Ms. Bharadwaj who looked after her and who taught her that, no, you have to do it. But I would relate it to a story where, a young girl in a village wants to ride a scooter. I would steal my uncle's and every visitor's car keys and scooter keys and serve them a chai and take away their vehicle, like any boy would do. I've done that. Now, I may have broken my leg. Thank God I didn't do it. But would you judge me for that? It's okay to be a little mischievous at that age. But what touched me the most in her story was that there were women, even at this age and stage of life, who would judge her, who would not want to interact with her, who would say, oh, such people are not supposed to be interacted with. That's what is getting me to speak. That is the silence I need to break. And from my perspective, as a lawyer, who's dealt with life, been in practice, if I continued, would have been there for 32 years, seeing all kinds of matters, from promotion of men officer in the army, to lady officers commission, permanent commission, to some rape victims, to seeing a girl whose eye had been gouged out because she resisted the rape, meeting these people, learning how difficult life and cruel life can be, changes you as a person, changes attitudes as people. So what I feel is victimization of the victim. Because when we condemn people, when we start judging the victims for their, at times, overstretched silliness, overstretched adventurism, we start judging people. Oh, she's stupid. Why did she go with that guy? Why did she join that gang? I mean, she did not know that was a gang. She was just meeting people her age, having a little fun, and just maybe trying to ride a motorbike, maybe trying to get some fresh air out of the city, just teasing few people. And I think the society needs to be more understanding here. We've all been parents, we've all been children. We know mischief is as much part of growing up as adventurism, and also acceptance as grown-up people about children's mischievous behavior as teachers, as parents, as elder sisters, as family members. You need to nudge them on the right track. Yes, I'm not saying just give them a free hand to do whatever they want to. Keep nudging them, keep telling them to come on the right track, but stop judging them. It could be you, it could be me, it could be our children. And especially later in life, if somebody who's lived through that pain and maybe is living through the pain even today, gets to stand up in public and gets to admit it, is itself resilience. And that resilience needs to be respected, not to be judged. And that resilience is what I think impressed me the most. So all these stories, Jaya's story was a story of resilience. Sanjana's story was a story of resilience. Our friend Arunima's story is a story of resilience. And many of you
who have not opened your hearts, you've not said a word, is also a story of resilience. I know that. I know all the pains a woman goes through as a child, to her growing up years, to keeping the family together, to managing so many things, and especially in your case, when your husbands have been almost always, taking their life on the palms and going wherever. So each day has been a story of resilience. And behind every smile, it's a story of resilience. But I also think India itself is a story of resilience. And the story of resilience which we are showcasing to the world, and I'm relating all that has happened in our country over the years, has been a story of resilience. When we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, I'm sure the long story of 75, 76 years would not have happened without the sacrifices of people, of men and women. The unfortunate part of this history writing for past 75, 76 years, or say 100 years, has been a story of denying women their due. Not that women did not contribute. You know, I know, we all know. Everyone has contributed. But being there and not being seen, and yet continuing on the right path, is the story of resilience. You do few things because you believe in it, not because one day somebody will recognize you. And I always say, our soldiers die for their motherland, not because they know their name is going to be immortalized. They are going to get Veer Chakra, Shok Chakra, all the chakras. But they do it because they know it's the right thing. It's their commitment. So a whole lot of people do right, not because they are going to be acknowledged, but they do right because they believe in doing right and living life right is what they believe in. And when Azadi Ka Amrit Mahotsav is being celebrated, which is just got over, and we are in Amrit Kal, I tell everyone, as the Prime Minister also says, that Amrit Kal is also Kartavya Kal. So each one of us is motivated to do our bit, our duty towards whatever we are doing. So I'm very grateful that AWWA is duty bound to take care of Veer Naris and other Naris, other colleagues, other families, other friends, and taking everyone together, helping each other. And especially, I would say, since most of you are officers' wives, to take care of the soldiers' wives, to keep the family together. Privilege, the difference of privilege, not so privileged, less privileged, has to diminish. We are all women. We have the same struggles. We are just fortunate, some of us are more fortunate than others to be in certain positions. And that doesn't take away the fact that we have our own struggles, mentally, physically, age. And if I can be a little, take the conversation to a different side, I'm going to make that, because it's a most women gathering. So I would say, which man goes through the different cycles in life? Only women. And physiology has a lot to do with what we are, who we are. And let's recognize that. So when you are a teenager, you go through a different phase. When you are pregnant, you go through another phase. When you are menopausal, you go through another phase. And the worst, you cannot talk about it. You just can't talk about it. And all these phases impact your existence as a person. You have 4 hormones to deal with. You have so much, I would say, ups and downs in your life on regular, daily basis. And that itself is a story of resilience. Because you're coping up with everything, and especially people like me who are trying to be men all the time, competing with the guys, yeah.
knowing you're not a man, but somehow this quirk in the head, you're as good as bad, dealing with your physical conditions. And today I'm an injured soldier because I biked for 35 kilometers. So I have cramped thighs and legs. So these are issues which I think as a gathering of women we need to address also. And since I had not prepared for what I'm going to speak, I said it's going to be a open heart conversation. I'm going to say what comes to my mind. And when I looked around, these are the things which came to my mind. That on one side, we are dealing with women folk who have a lot to shoulder. We are dealing with emotional traumas which women go through in their personal life, but they have to deal with everybody else's trauma. And to deal with everybody else's trauma, until and unless we know ourselves, who we are, what we are dealing with within, it is impossible to deal with others' traumas. And when a person, like if a woman comes to me, many a times it has happened, and I look at her face and she's just crying, and I'm like, so obviously you touch and you give a healing touch. And you'll say, look, you need to see a doctor first. I know there are problems, but there are people who deal with the problems differently. So first you have to deal with your own problem. And then only you'll be having the strength to deal with everybody else's problems. So ladies, don't neglect your health, which most of us do. Physical and mental health especially. Because I know there are many bruises which you're hiding. And when you're hiding those bruises, you need to recognize those bruises. Again, I'm taking the reference back to Jaya and Sanjana. Their story, and for that matter even Arunima, their story is a story where they recognize the bruise. And because they recognize the bruises, they could heal it. And because they could heal it, they became active member of society, supporting everybody else. And for any kind of resilience, I think we all need to look inwards, look at the bruises, try to treat them, heal them, so that we ourselves can become healers to the society at large. Until and unless those wounds are healed, we cannot heal anybody else. So people who kind of support many other people, it's not as if they are not wounded or injured or they have nothing to deal with. They were born and blessed with such great strength. No. Everybody is blessed with the same strength. It's how we deal with the wounds and lacerations is what makes us different. And you must deal with those lacerations, those wounds internally and externally to be able to support, because I know your task is onerous. You're constantly struggling within and with so many responsibilities of others who need you. So when you're dealing with the ones who need you, you cannot do a good job until and unless you're healed from within and able to give away that warmth, compassion, kindness to everybody else. And I personally feel that India as a country has given all of us so much of strength and equality that nobody else can even dream of. No one. I mean, look around. This country recognizes Earth Narishwar, which was also part of what the President said in her address. And she said about Shiv and Shakti, I look at it from Earth Narishwar point of view, that the cosmic creation itself, as per our belief, cannot happen without a man and a woman, without the two compositions, Shakti and Narayan. You need to have that composition. And that is how cosmic creation has happened. So our ancestors were so bright
that they introduce this thought into our heads so that we believe in it. And as I said, we are influenced so much by foreign thoughts that we stop looking at our own literature. And we are impeded because we don't look at our literature. One civilization which worships women. The ancient civilizations in, the Latin American world, for example, had Pachamama. Pachamama is almost like Mother God, which is Earth goddess. But our civilization, they are over with it, with change of their culture. This is over. This was some ancient belief, and everything ancient is a relic. But in this country, it's a continuing thought. Every Navratra, twice a year, you worship Goddess Durga. Many of your men will say Jai Ma Kali, Jai Gorkhali and Jai Ma Kali, some such slogan. And so many others, Jai Bhagwati, so many slogans that when it's a war cry, that Goddess is the one who's giving us strength, that Shakti within to go for the battle. Kanya Puja, to so on and so forth. There can be no Ram without Sita. So Sita Ram, Radha Krishna, Lakshmi Narayan, Umapati Mahesh. Mahesh's introduction is Umapati Mahesh. This is what cultural values can do. So on one side you have Guru and you have Guru Ain, but Guru could be women. All your Vedic knowledge, the Richas and so on and so forth, were created by women. And there were women like us who would stand up in assembly and argue. And they'll say, oh, I don't agree with you. And Garagi to Maitri to so on and so forth. Lopamudra, women could be dancers. Women could be artists. Women could be senapatis. One story I must say before I conclude, and that is the story of Kashmir. I know all of you are very related to Kashmir. You have sacrificed a lot for this part of the country. So the story of Kashmir, I don't think many people know that there were 13 women rulers of Kashmir. Does any of you know that? Kashmir was ruled by women, 13 women rulers. The last one was something with H, who was a lame person, very, a little cruel also towards the end. But before the advent of Islam, I think it was 11th century, 12th century onwards, there were difficulties, 13th century. But, and she was a Muslim girl who ruled towards the end. But before that, Kashmir was ruled repeatedly by women. And there's a very interesting story where the man the king had pawned all his crown and jewelry because he was very fond of betel nut, who he must be getting from Banaras or Kolkata, spent all his money on that and pawned his crown, pawned his jewelry. So this lady gets to know of it. And she goes to the person, she gives away her personal jewelry as a queen and brings the crown back, puts the crown on the head of the king and starts to rule. She was the one who started ruling Kashmir and gave good governance to Kashmir. There was famine, there were disasters, and this lady ran that time a PDS system, a community kitchen, so that everybody could be fed. There was another who contributed by setting up schools and giving education to all. There was a woman whose husband had been defeated by the king, but the king himself was a weak king. I mean, not weak, but not so strong. And there were some attacks which were happening from outside. So he made her the Senapati to fight the battle.
Now she goes and as a commander of the army, she battles, and that time Afghanistan was part of us, and those cold desert land, she fights the battle, she defeats the enemy, comes back to the kingdom, goes to meet her daughter, who was in another city. And there, a long-term enemy who disliked her personally kills her, murders her. So a commander who was brave enough to fight the battle gets killed by deceit. When Portuguese came to our country, that is 14th century, the first person who they had to battle with, I saw one of my friend who's wearing a kurgi sari. So to honor her, I would tell this story. The first person who he had to battle with was Rani Abakka, who was last seen using Agni Ban, as recorded by the Portuguese. And she was the one who started commercial shipping vessels, because it was a battle on the ship front. Why I'm telling these stories is to recognize from ancient time till our independence, Bhagat Singh would not have done what Bhagat Singh did. People know about Bhabi Durga, but people don't know about Rajkumari Gupta. People know about Netaji Subhash Chandra Bose, but people don't know about Neera Arya, whose breast had been chopped off by the British in Andaman because they considered her, she was a spy. She was the first spy to be recognized for independent India. Nobody knows about the story of Neera Arya. And why I'm telling these names is because no battle could be won without women. And India has been a country which gave that opportunity for women to become rulers, for women to become commanders, for women to be teachers, for women to be priests. Can you think of any other place other than India where women could be priests, perform weddings, rituals, cremations, everything? All your rituals, study Vedas. Now, why I'm narrating all this, that not giving respect to women in this country is foreign to the culture. It's not natural to us. So if we dig deep into our religion, our culture, our value system, our ethos, we would know that this country's compassion, kindness is based on the fact that we respect women. And all the people who do wrong to women need to be taken care of by law and have to be punished. And this also should be voiced from this hall, all the gathering, that we are all law-abiding citizens. We believe in bravery. We believe in kindness. We are brave. We are sometimes sound so strong because we believe in rule of law. With these words, thank you very much, ladies, and Jai Hind. Honorable Minister, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी का बहुत बहुत धन्यवाद. Those were really inspiring words and extremely invaluable. So thank you once again. Can we have a huge round of applause for her, please? And now may I call upon the curators, the Sutradhar for ASMITA, to take us through a brief journey of ASMITA. Mr. Lokesh Nathani and Anupriya Chaudhary. Please welcome them on stage. हेलो, नमस्कार. समस्त आवा परिवार और आवा प्रेसिडेंट मिसेस अर्चना पांडे जी का मैं बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझ पर और अनुप्रिया पे भरोसा किया और हमें अस्मिता में शामिल किया. अस्मिता की शुरुआत कब, कैसे, क्यों, कहां हुई, अपने आप में एक कहानी है.
क्या आप सब इस सुंदर सफर को जानना चाहेंगे? चलिए मैं आपको ले चलता हूं दिसंबर 2021 में, जब पहली बार मेरी मुलाकात मिसेस पांडे से हुई और मैम ने कहा, लोकेश क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पे फौज के पीछे की फौज की कहानियों को, यानी आप सबकी कहानियों को हम दुनिया के सामने रख सकें। कहते हैं ना, अगर आपकी सोच में ईमानदारी हो और नीयत अच्छी हो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उसे मुमकिन बनाने के लिए। फास्ट फॉरवर्ड जून 2022, मेरी मुलाकात आवा टीम के साथ हुई और फिर क्या था, मैम का सपना, उनका गाइडेंस और उनकी ब्लेसिंग्स का नतीजा हुआ अस्मिता इंस्पायरिंग स्टोरीज बाय आर्मी वाइफ्स। अस्मिता की शुरुआत पहले इवेंट यहीं सर मानेकशॉ सेंटर में 14 अक्टूबर 2022 को हुई। अब ये इवेंट नहीं रहा, ये बन गया एक बहुत बड़ा मूवमेंट। दिल्ली से पहुंची अस्मिता कलकत्ता अस्मिता पूर्वा के रूप में, और आज यहां सीजन 2 दिल्ली आप सबके समक्ष। जो बीज मैम ने 2021 में बोया था वो अब एक विशाल पेड़ के रूप में आप सबके सामने है, जिसका आज सुबह से आप सब उसका तजुर्बा कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां अस्मिता के लिए, पूरी आवा टीम के लिए और मैम मिसेस पांडे के लिए। मैम का सपना सिर्फ चंद इवेंट या 8-10 कहानियों तक सीमित नहीं है। मैम का सपना है कि वो आप सबको अपनी कहानियों से मिलवाएं, अपने काम से, अपने हुनर से आपसे पहचान कराएं और आप अपनी कहानियों के द्वारा दूसरों को प्रेरित करें। आप जहां कहीं भी पोस्टेड हों, किसी भी यूनिट में, लोकेशन में, शहर में, आपकी कहानियां दूसरों की जिंदगी संवार सकती है। कहानियां आखिर है क्या? जिंदगी बहुत सारी कहानियों का एक मिश्रण है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो लाइफ लेसन्स और जो हम सीखते हैं, तजुर्बा करते हैं, वही लाइफ लेसन जब हम दूसरों की जुबानी सुनते हैं तो वो बन जाती है कहानियां, वो बन जाती है इंस्पायरिंग स्टोरीज। और हमारी कोशिश यही है कि कैसे हम उन सब कहानियों को लाकर आपके बीच प्रस्तुत करें। अस्मिता की जो मशाल आवा प्रेसिडेंट मिसेस अर्चना पांडे जी ने प्रज्वलित की है, उस मशाल की प्रज्वलिता को कायम रखने के लिए हमेशा आज यहां पे हर कोई जो बैठा इस ऑडिटोरियम में, ये हर किसी की जिम्मेदारी है, और जो यहां नहीं है उनकी भी जिम्मेदारी है। मैं एक बार फिर समस्त आवा परिवार का, आवा टीम का और आवा प्रेसिडेंट मिसेस अर्चना पांडे जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि हमें आपसे जुड़ने का मौका मिला। जय हिंद। नमस्कार। एक कहावत सुनी है कि कहानी में हीरो हो ना हो, लेकिन कहानी हीरो होनी चाहिए। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास हीरोज भी हैं, हीरोज के पीछे के हीरोज भी हैं और हीरो कहानियां भी हैं। 2 कहानियों को आप सुबह सुन चुके हैं, 7 और कहानियां आप सुनेंगे, तब आप समझेंगे कि मैं क्या बोल रही हूं। उस बात का एहसास करने से ही मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। हमारी आवा बहनों को 8 से 10 मिनट दिए गए कि वो अपनी कहानियां आप सबके समक्ष रख पाएं। 8 से 10 मिनट में पूरी जिंदगी के सार को लपेट लेना आसान काम नहीं है। बहुत मेहनत लगी है और इस मेहनत की पिछले 2-3 महीने की एक अलग ही दास्तान है। तो वो दास्तान मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ 3 महीने पहले आवा ने नॉमिनेशंस इनवाइट किए थे, जिसमें कुछ 300 नॉमिनेशंस रिसीव किए गए थे, जो लोग अपनी कहानियों को शेयर करना चाहते हैं। उसके बाद कुछ 30-35 लोगों को हमने इनवाइट किया था एक स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप करने के लिए, ताकि वो समझ सके कि वो अपनी कहानी को कैसे निखार सकते हैं। और जब उन्होंने वापस अपनी कहानियों को रिवाइज करके, निखार के, बेहतर बना के हमारे पास सबमिट की, तो कुछ 9 कहानियों को फाइनली हमने सिलेक्ट किया कि वो आकर आज स्टेज पर आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। लेकिन पिछले 1 महीने में अपनी कहानियों को, जैसा कि मैंने कहा, 8 से 10 मिनट लिखने के लिए इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी को दोबारा जी लिया है। इसमें कुछ अच्छे पल थे, कुछ बुरे पल थे, कुछ प्यार भरे पल थे, कुछ दर्द भरे पल थे, कुछ संघर्षपूर्ण पल थे और कुछ सफलताओं की गाथाएं थीं। मैंने इन लोगों को निचुड़ते हुए देखा है,
जब ये अपनी कहानियां लिख रही थी कि अच्छा ये हम कैसे बोल सकते हैं स्टेज पे, हमें ये बताना होगा क्या, क्या ये जरूरी है? तो हमारा एक ही मैसेज था हमारे हीरोज के लिए, अस्मिता आइकॉन्स के लिए, कि आपने तो सब कुछ सह लिया है, संघर्ष कर लिया है, अब उस संघर्ष की सफलता की कहानी सबके सामने बताने का समय है, तो क्यों शर्माना है? और वो हिम्मत, वो मेहनत, वो शिद्दत इन अस्मिता आइकॉन्स ने आज दिखाई है, जिसको आज आप लोग सब देखेंगे। तो प्लीज एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे अस्मिता आइकॉन्स के लिए। और जब इनकी कहानियां आज आप यहां से जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि हर किसी में एक कहानी बसी हुई है। लोकेश सर बोल चुके हैं ये बात, हर किसी में एक कहानी बसी है। और स्पेशली फॉर ऑल आवा मेंबर्स, फॉर ऑल द आर्मी वाइव्स, आज एज अ सिविलियन मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ। मुझे आलमा इकबाल नाम के एक शायर के 2 पंक्तियां याद आती हैं, और वो कहते हैं, और आप लोग जीते हैं उस लाइफ को रोज, वो कहते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे। क्या पूछे? एक बार फिर से, खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता ए अस्मिता तेरी रजा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, Lokesh and Anupriya, for being such phenomenal curators and mentors. Can we have another huge round of applause for them, please? And now, it is my proud privilege to introduce our first guest speaker, Dr. Ananda Shankar Jayant. She is an Indian classical dancer, choreographer, scholar, and bureaucrat, known for her proficiency in the classical dance forms of Bharatanatyam and Kuchipudi. She is the first woman officer in the Indian Railway Traffic Service in South Central Railway, and her 2009 TED Talk is ranked among the top 12 incredible TED Talks on cancer. The Government of India awarded her the 4th highest civilian honor of the Padma Shri in 2007 for her contributions in the field of arts. She is a digital art pioneer, and our Honorable Prime Minister made a special mention of her work, Kutti Kahani, in Man Ki Baat on the 18th of June this year. Without further ado, let me now welcome Dr. Ananda Shankar Jayant on the stage with a huge round of applause, please. To do come back on stage twice. Namaste. Vande tvam bhuvim bharatamataram jayatu jayatu padayugalam te nirantaram. A poem by Rai Prol Subbarao, who was inspired by Rabindranath Tagore. I dedicate that to each and every one of you, and to each and every one of the soldiers and their families and wives who keep us, this nation, safe and protected. I bow to you, a Shirasa Vandan, each and every one of you, on behalf of this 1.4 billion population of this country. But for you,
none of us would be here. But for you, we wouldn't be sleeping in our beds happy. Vandanam. The kind of barriers, obstacles, and problems that you face on a regular basis is nothing compared to the barriers that we as civilians face or are thrown at us. Nevertheless, barriers, obstacles, problems. These are words that are constantly thrown at us from childhood. A quick look at the dictionary of what it means says that the barriers, obstacles, and problems are basically those that stop progress, growth, or forward movement. And in my mind, that is the essence of the problem. The very fact that we are associating a negative connotation to these words begins the problem, is what I feel. What would it be if we replace these words, barriers, obstacles, and problems, with opportunity, challenges, and milestones, and see how the gear shifts, the mind shifts? It had happened fifth time, fifth day. My knee was stinging, as were my eyes, hurting with anger, irritation, and frustration. My father, rather nonchalantly, picked me up, dusted my dress, put some hot purple tincture on my knee, up on the seat, stepped back, waiting for me, very of keep moving. I swerved and moved, and somewhere in that swerving and moving and hitting the pavement, I figured out that life and learning happens on the edge. Movement ensures locomotion and stability. Yes, you guessed it right, I learned how to cycle. My very first life lesson of living life on the edge. At the age of 4, my mother took me, like all good moms, took me to the temple nearby. And there, at the end of the arati, there was a senior lady who came up to my mother and said, "Your daughter has large eyes, you must teach her how to dance." And my mother said, "Yes, but I don't know who will." And this lady, very smartly, and I think in retrospect with great market savviness, she said, "I will teach her how to dance." And that is how, on the edge of the parikrama of a temple, my passion, dance, found me. Soon, like all good children, I got my scholarships and my little prizes and my medals. And so one summer, while we were with our grandparents in hot Chennai, my mother took me to this place to meet someone. The place was Kalakshetra. The person I was supposed to meet was Rukmini Devi Arundel. Soon she comes out. I bow to her, do the namaskaram, touch her feet, she blesses me, and I'm smitten. Back home in Hyderabad, I plead with my father. I request him to send me to Kalakshetra to learn Bharatanatyam. Now, there was a problem. Well, the obvious problem was we were middle-class parents, and obviously sending a girl child at the age of 11 to learn Bharatanatyam to boarding school was really a big issue. But bigger than that was the problem of Kalakshetra not having the possibility of a full-time school education program. It was a full-time dance school. And here I was, just 11. So my father looked at his science-loving, want to be a doctor firstborn, suddenly deciding to give it all up and to go and dance. So he looked at me and he said, wrung his hands in dismay, and rather woefully, he told me, "School dropout banoge kya? Will you at least get a school certificate?" I said, "No, I will get your school certificate." So, exchanging pinafores and black shoes and math and science textbooks, I went to Kalakshetra to learn the
to wear the dance davani, and to say the Gayatri, and to do my Tayyate in Kalakshetra. My parents had indulged the wish and talent of a young child, going against societal norms of how a child would be educated, to send me to Kalakshetra, putting both me and themselves on the edge. There at Kalakshetra, I spent 6 long years learning Bharatnatyam, doing a diploma and a postgraduate diploma in Bharatnatyam. But remember the promise I had made to myself and to my father. I went on to do my matriculation, pre-university, graduation, all through correspondence, long-distance learning. Again, the wheels that I had learned how to cycle were coming back to my support. This time, the 2 wheels were running parallel to each other. My passion and my promise were going together. At the age of 17, I returned to Hyderabad, which is my hometown. And there, as a very young girl, I started to teach Bharatnatyam. Again, bursting through a norm of only senior people above 60 being teachers. I was just 17. As a young dancer and as a young teacher, I was rather immersed in all these activities when I suddenly realized that the return on investment, the ROI, of a young and up-and-coming dancer was rather difficult. The gestation period of your outflow and inflow was, the distance was rather wide. Because I couldn't really command that kind of a fee as a young dancer. And then I realized that I cannot keep on dipping into my parents' little nest egg, and I decided to upscale and upgrade my knowledge and skills. Soon, at the Osmania University, where I went on to do a master's and a research degrees, I found friends on the campus taking A exam, not knowing what that A exam is. I also went on to write the Union Public Service Commission exams and got selected into the Indian Railway Traffic Service. But I've got ahead of the story. While I was preparing for the exams, I ran into a very, very angry mother. My mother actually would stand on my desk and she'd say, "Kyun pad rahe ho? Bas karo, padhai mat karo." Because if you study, you will get selected. Then what will happen to your talent? What will happen to the dance that we've all worked on? So I promised her and myself, no, I will not give up my dance, but it is necessary for me to find something else that will support the art, because the art in itself is an expensive proposition. So I joined the Indian Railway Traffic Service, becoming the first lady officer of South Central Railway, bursting through a very male, macho, mustachioed bastion. Railways is a rather big male bastion. They said "sir" to me for 2 months because they did not know how to deal with a woman. So besides saying "sir" to me, I was, of course, deeply engrossed in mainline train operations, loading and unloading, passenger movement, goods movement, hierarchy, decision-making, and accidents even. Administration and governance had me in its thrall. But then I ran into another set of good, well-meaning colleagues and friends who now sat me down and said, "Ab bas bhi karo. Ab you have become an All India Services officer. Ab dance wans kyun band karo." But they ran into me because I had made a decision to myself and to my mother that I would do both. I would serve the Indian nation as a bureaucrat, and I would be that thin thread that would connect Bharatiya culture across centuries. And so I decided to navigate and negotiate. I navigated early morning rehearsals with office work, negotiated leaves of absence, boss permissions, and the journey continued. It continued for more than 3 decades. I recently retired from the railways as a senior officer, having served also as special secretary in the government of Andhra Pradesh for tourism and culture. And through it all, I performed, I taught, I choreographed, I traveled, and of course worked also. And as the compeer kindly put it, I also have created a digital app called Natyaramba, and our recent work, Kutti Kahani, which found mention
by the Honorable Prime Minister in his Mann Ki Baat. I'm often asked, how is it possible for you to have a full-time job and also have a full-time dance career? My answer to that is, well, life cannot be like your fixed deposit, either or, right? Life cannot be an either or option. Life has to embrace everything. It has to embrace everything. And when you do that, what happens is one will enrich the other. My bureaucratic career taught me systems, management, organizational skill, which I brought to my dance. And I took back with me my aesthetics, my egalitarianism to my office desk. We are often told that you must ensure your pension and not worry about your passion. Dennis Waitley on the other side said, ensure your pension, don't worry about your passion. But I say, ensure that you continue your passion even while you serve and work towards your pension. I believe that passion and pension, as I call it in government, have to go together. They are the two wheels, which was what was happening to me. I was now riding those two wheels, this time larger wheels of the railways and stage. In 2008, a big curveball was thrown at me. On the 1st of July, 2008, my husband, who's here, received me in Mumbai, and I thought it was very romantic. But he received me to tell me that my mammogram the test was malignant. So on the 1st of July, I found myself in the doctor's chambers, hearing the word carcinoma. That day, I heard words cancer, stage, and grade. Until then, cancer was my best friend's zodiac sign. Stage was what I danced on. And grade was what I got in school. But that day, they got a new meaning, a new dimension, a new nuance. I was, of course, completely taken aback. But more than that, I was angry. I was irritated and I was frustrated. I told my doctor, I don't have time for this. I have a big show coming up. I have big festivals coming up. I'm curating stuff. I've got big projects in my office. Can we do this later? He said, you have to do it right now. So on the way back home, I shed copious tears. Crying my eyes out, I asked my husband, Jayant, is this it? Is this the end of the road? Not so much as an end of the road as life. That never occurred to me then or now. End of the road of my dance. By now you understand that dance is really who I am. And then there, my husband, very positive, he said, no, you just have to, this is just a hiatus. You just need to take these 2 years treatment break and you'll be fine doing what you have to do. So taking strength from his quiet confidence and positivity, I pulled up myself, stopped weeping, and I sat in my drawing room and declared to the world at large. I said, I'm going to ride it out. I am not going to allow cancer to ride me. मैंने ये कहा कि मैं कैंसर पे सवार होंगी, कैंसर मेरे ऊपर सवार नहीं होगी. The second thing I told myself is, मैं why me नहीं बोलूंगी. I will not say, hey भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? Because 2007 जब पद्मश्री मिला था, मैंने तो वो तो नहीं कहा कि हे भगवान मुझे क्यों दे दिया. मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ. So I said, this also I will deal with it without saying, why me? The third point that I told myself is, cancer is one page in my life. It is not the book of my life. Cancer मेरे life का एक पन्ना है, पुस्तक नहीं है. With these three affirmations, please remember it's 2008, people were not talking about cancer. There was a lot of hush-hush secrecy about it. I also said, I will talk about it. मैं इसके बात करूँगी इसके बारे में. तो मैंने खुद फ़ोन उठा के सबको फ़ोन लगाई, मेरी cousins, friends. पता, you know what, I have breast cancer. You know what, I have breast cancer. तो my mother-in-law said, क्यों कर रहे हो? I mean, she locked up a house and came home. She said, क्यों कर रही हो? Why are you doing this? I said, no. हमारे Indian culture में ऐसा है कि कुछ ऐसे सुनते सुनते
लोग काफ़ी लंबी शक्ल लगा के आ जाते हैं घर को. And I don't want that. I want people to understand that it's all fine, I'll be fine. So I also decided, most importantly, that I will dance through it. I said, jo bhi ho, I will dance. I will not stop my dance. Well, it wasn't easy. It was difficult. For many of you who are here, who have been through that journey of cancer, you will understand what I'm saying. It was difficult because I, who could dance for hours on the stage, couldn't climb steps. I, who could, the body was ravaged. The mind is yo-yoing in all kinds of emotions. But whatever said and done, I kept going back to my dance studio, learning the very basics which I learned when I was 4, going back, reworking, remanaging, relearning what I had learned. And slowly and steadily, what was happening is once I stepped into my dance studio, the negativity of cancer fell away. The negativity of what all was happening around me fell away. I tapped into the powers of the art, of poetry, of philosophy, of rhythm, of beauty, and that helped me. To such an extent that I was able to dance weeks after surgery. I danced through chemotherapy, danced through radiation. Through it all, I professionally, not just at home, professionally I danced. I used to bargain with my chemotherapist. I say, doctor, please, aaj chhod dijiye, aaj program hai, kal karenge chemo. So it used to be a little, dialogue I would have with them. What I had done is I had decided to replace the C of cancer with the D of dancer. I said, no cancer, dancer. But just so that you know how it went, I'll play a very, very brief video. Lokesh, that video, please. As a dancer, we are taught the Navarasas, 9 rasas, Shringara, Hasya, Karuna, Raudra, Veera, Bhayanakaha, Bhibatsa, Adbhuta, Shantascha, Rasa, Purvairudahrita. Basically, the 9 emotions of life that all of us know about. But let me take you through the 9 emotions of what I went through with cancer. When I was sitting in the doctor's chambers, it was Raudra. I was angry. When I heard about all what was happening, I was afraid. Bhayanaka. Kya hoga? And then when I heard about the possibility of what medicine could do, I was wonderstruck. Adbhuta. And when I took all those medications, and there was all those side effects, well, there was bhibatsa. I was wonderstruck with the veera, or the valor, of my family, friends, and the doctors. I wept copiously, dukkha, and got a lot of karuna from my family. I laughed at my bald pate constantly. I fell back in love with my husband and life. And today, I'm at peace because I believe that all of us who have been through cancer are not survivors, but cancer conquerors. I think what I have done in retrospect is I replaced what I said earlier about replacing the words barrier, obstacle with challenge and milestone and opportunity. I think what I did is I shifted the prism, made the gear shift, the prism through which I looked at the problem that was thrown at me. And for that
to be able to shift that prism, the first thing one needs to understand is that the business of life is to challenge us, and therein lies our greatest learning. And who else but you know that so well? Life challenges us in different ways. Mine has been cancer. Each one of you has an extraordinary challenge to talk about, because that really is the business of life. But to deal with that business, that challenge that life throws at you, what is it that we have in our control? The one thing that we have in our control, and in all the beautiful stories you've heard till now, is the power of the mind. Man. जिसका कोई physical situation नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है. But the mind is everything. The mind really is the final frontier. So I ask myself and I ask friends, what is the mind to you? ये मन क्या होता है? अपना दोस्त है या अपना दुश्मन? ये मन विष दे रहा है कि अमृत दे रहा है हमको? ये मन है क्या? ये करता क्या है? So these questions, is it sweet? Is it salt? Is it the door, or is it the door key? Is it the kachra in the car carburetor, or is it the ignition key? What is the mind to us? The minute we ask ourselves this question, the answer will be that the mind is something that guides you to behave in a particular way. And if you have that under your control, then you know where to go. Now, how do you get this monkey mind? वैसे तो there is no situation for it. Plus, it's a drunk monkey on a hot tin roof, most often than not. Now, how do you bring the mind into a state of doing the right thing for you, to being your best friend, to make the mind play for you and not against you? What do you do? How do you do that? And from that, I have an answer. The easiest and shortest and quickest way for the mind to align is for us to find our core strength. ये core strength क्या होता है? Core strength for me is our unique talent. Each and every one of us is born unique. हमारे जैसे और कोई है नहीं. So each one of us is unique, and each of us has come to this planet, Earth, with a particular talent. वो talent कुछ भी हो सकता है. It could be anything. Unfortunately, somewhere in the trajectory of life, padai mein, shaadi mein, bachon, when all these things happen, the first thing we give up is our talent, our uniqueness. And that is something we women do very often and very easily. हमारे talent को back burner पे छोड़ देते. And I insist that this talent comes up. It's necessary for us to nourish it, cherish it, nurture it, because when life throws challenges at you, and when you want your mind to be in your friend, in your side and play for you, then the first thing that will come to your support to help you ride out the problems, ride out the obstacles, ride out the barriers with ease and hold you along across the speed breaker is your talent. That talent, mine is dance, someone else's could be music, painting, cooking, gardening, math even, whatever. But nurturing and nourishing that talent becomes something that will help you tap into the powers of the universe. It helps you focus, it helps you realign, it helps you step up from the mundane, and it helps you pulverize obstacles. जो भी सामने आता है उसको pulverize हो जाता है. And it helps you gain courage, it helps you come back from setbacks. It helps you make comebacks from setbacks. And for me, that is the biggest learning that I, as a human being, have had, is to continue to engage with your unique talent, which is something that we can find, we can teach our children, teach our families. Even if you're the biggest officer on earth, still, if you have a unique talent, that will be your core strength as opposed to the core competency of a professional space. And this learning I had through my journey, through cancer, through my journey. I have another story. I have 4 stents, by the way. That is 1 year old. Besides all this,
So all this, through it all, it is your unique talent that keeps you up and above and keeps you riding that path. Because, as I said, business of life is to challenge us. And to ride that wheel, to ride that edge, the one thing you need is your unique talent. Because riding that wheel of life is what it's all about. We are all goal-oriented people. No one better than you knows that. We all move from A to B. But I have a theory. Bear with me. The theory is we all go from B to D. We are all born, birth, and we'll all go, death. We'll all go from birth to death. Because that is the nature of life. But between B and D is the alphabet C. No, not cancer. The alphabet C is choice. चुनना क्या चुन रहे हम लाइफ में अपने के लिए for ourselves what are we choosing क्या चुन रहे हम are we choosing you heard the stories of how they chose resilience they chose positivity they chose growth that is what we need to choose the power to choose the choice to choose lies with all of us and that strength will come from your talent. That talent will then guide your mind. The mind will then put you on the edge and help you keep moving. And that, to me, is what really life is all about. Being on that wheel of life. Because I think more than the wheel, I think we're all like the river. Minister, President, all of them spoke so beautifully. How we women are literally that guiding path that guides not ourselves, but the nation and the world itself. Look at ourselves. Look at the river. Has the river ever stopped? It burrows through mountains. It destroys rocks. It finds new pathways to go into the sunshine and find light. And that is what we all are. The great Nadi, the river of human civilization. That's what we all are. And for all this, all we need to do is to tap into our talent, to be able to ride out every possible curveball that life may throw at us. Vande tvam bhudevim bharatamataram, jayatu jayatu padayugalam te nirantaram, dharmastvam marvatmam tvam yashobhalam, shaktistvam bhaktistvam karma chakilam, pratisadanam pratima te mahabalam, pratisadanam prati ma te tvam mahabhalam dharaneem bharaneem jananeem kavi pratibam nata sulabam jagadambam bharatamataram jayatu jayatu padayugalam te nirantaram. May the goddess Durga, may the Mahishasura Mardini, she who destroys evil, she who is equipped with her 18 arms, bless us to be like her, so that we ride out our inner strength, the lion, equipped with all the qualities of what she has, equipping ourselves and the people around us with all the blessings. Namaste, Jai Hind. We are deeply grateful to Dr. Ananda Shankar Jayant for such a beautiful and inspiring insight into her life's journey. Our next ASMITA icon is Captain Yashika. रास्ता भी जानती हूँ, चलना भी जानती हूँ. मैं आग हूँ, तबीयत से जलना भी जानती हूँ. मुझे मोम न समझो जो झट पिघल जाता है. मैं सूरज हूँ, डूब कर निकलना भी जानती हूँ. कैप्टन यशिका की चुनौती भरी जिंदगी के उतार चढ़ाव और उनके बुलंद हौसले हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं. Her story is unparalleled and her adamantine strength beyond the reckoning of our imagination. Without divulging more, let me now call upon Captain Yashika to take us through her inspiring journey in her own words. Captain Yashika, the Yodha. जय हिंद. थोड़ा जोर से जय हिंद. और फौजी जब स्टेज में आता है तो एक शब्द सब सुनना चाहते हैं. हाउ इज द जोश? फौजी की बीवियों का जोश तो हमेशा ही हाई है. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू टू बी हियर. आज मैं आपके सामने
अपनी कहानी लेकर आई हूं, और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, मेरी मां की भी है, जो एक फौजी पत्नी थी। 3 मार्च 1969 एक फौजी परिवार का सबसे बुरा सपना सच हुआ। पापा नहीं रहे। गेंदे के फूलों से सजा हुआ वो ट्रक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, आसमान में नारे गूंज रहे थे, कर्नल हटवाल अमर रहें, भारत माता की जय। लेकिन इस गर्व के बीच एक परिवार अनाथ हो गया था। मां के आंसू थमते नहीं, लेकिन फिर हिम्मत की, अपनी 3 बेटियों की ओर देखा और ठान लिया, मैं हार नहीं मानूंगी और अपनी इन 3 बेटियों को वैसा बड़ा करूंगी जैसे इनके पापा इन्हें चाहते थे। उस समय मैं सिर्फ 7 साल की थी। मेरे लिए संदूक में समेट कर रखी हुई वो पापा की वर्दी जिंदगी की मंजिल बन गई थी, जिस पर किसी भी हाल में पहुंचना था। स्कूल और कॉलेज में बड़े शान से एनसीसी की वर्दी पहनती, और फिर एनसीसी के रिपब्लिक डे कैंप में मेरी सिलेक्शन हुई। 18-19 साल की गर्व भरी उम्र, फौजी की बेटी, यानी हर वो चीज मौजूद थी कि मैं रिपब्लिक डे कॉन्टिजेंट का हिस्सा बनती। लेकिन एक चीज नहीं थी, हाइट। पहाड़ी हूं ना। आई गॉट रिजेक्टेड। समय बीतता गया और फिर न्यूज की एक हेडलाइन ने मानो बचपन के उस सपने को यूं लाकर सामने खड़ा कर दिया। 1993, the first batch of women officers had joined Indian Armed Forces. मंजिल फिर सामने खड़ी थी। कड़ी मेहनत की, जी तोड़ तैयारी करी और 1994 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी का हिस्सा बनी। यह उन दिनों की बात है जब फौज में लड़कियों के लिए बहुत शुरुआती दौर था, हर और चुनौती थी, पर लड़कियां जुनून से भरी हुई। We were tearing through the alpha male domains and shattering the glass ceilings. चुनौती भरा समय था, लेकिन हम भी ठान कर आए थे। और फौजी की बीवी हो, आपको तो यह पता ही है कि मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी में एक आम इंसान फौलाद बन जाता है। कई तरीके की चीजें सिखाई गई, हर तरीके का हथियार, हॉर्स राइडिंग, बॉक्सिंग, एवरीथिंग। पर एक चीज थी जो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज थी, स्विमिंग। एकेडमी में स्विमिंग मैंडेटरी टेस्ट होता है, जिसे पास करना बहुत जरूरी है। बहुत कोशिश के बाद भी स्विमिंग नहीं सीख पा रही थी। पानी देखकर डर लगता था, लेकिन किसी को बोला ही नहीं, एक्टिंग कर रही थी। फाइनली स्विमिंग टेस्ट का दिन आया। 7 मीटर बोर्ड के ऊपर चढ़ी। उस्ताद ने कहा जंप। मैंने आंख बंद की और जंप कर दिया। एक पत्थर की तरह पूल में नीचे जाने लगी। कान नाक में पानी भर गया। आई गॉट पैनिक्ड एंड आई ब्लैक्ड आउट। होश आया तो मिलिट्री हॉस्पिटल के एमआई रूम में खुद को पाया। आप हंस रहे हैं मुझे रोना आ रहा था। डर ये नहीं था कि मैं डूब जाऊंगी, डर ये था कि वर्दी नहीं मिलेगी, अब मैं एकेडमी से रेलिगेट हो जाऊंगी। मैं रो रही थी, हिचकियां लेकर रो रही थी। लेकिन स्विमिंग के उस्ताद जो मुझे लेकर एमएच पहुंचे थे, यूं मेरी ओर देखा और कहा रोना बंद करो। तुम दुनिया से लड़कर यहां तक आई हो सिर्फ इसलिए कि पानी से डरकर बाहर चली जाओ। That was a turnaround moment for me. और फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जी तोड़ मेहनत करी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी 20 अगस्त 1994 पासिंग आउट परेड में मैं कॉन्टिजेंट कमांडर बनी और सिल्वर मेडल के साथ पास आउट हुई। उस दिन मां ने कस के दिल से लगा लिया। पापा की ऑलिव ग्रीन वर्दी घर आ गई थी। भारतीय सेना में
मैं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर का हिस्सा बनी। नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में ऑपरेशन राइनो में मेरी तैनाती हुई। सिर्फ एक लाइन का जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया, एज अ लॉजिस्टिक्स ऑफिसर योर मिस्टेक इज गोइंग टू कम बैक होम इन अ कॉफिन। गलती की गुंजाइश नहीं। शायद नियति किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रही थी। और पर्सनल फ्रंट पे इस समय मैं एक फौजी की पत्नी भी थी और एक नन्हे से बेटे की मां भी। नॉर्थ ईस्ट का टेन्योर खत्म होने को आया और मैंने वॉलंटियर किया एक डिफिकल्ट एरिया पोस्टिंग के लिए। I became the first woman officer from logistics wing to be posted to extreme cold climate and high altitude area. जहां तक नजर जाए ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर सिर्फ एक महिला अफसर। मेरी यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सियाचिन ग्लेशियर तक थी। बहुत चुनौती भरा समय था। Like an eagle, everyone was watching me. Is she psychologically up to it? Is she mentally up to it? Is she physically up to it? I was up to it. I was. जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब आपको यह लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, एक पूरी जनरेशन आपकी ओर देखती है। सो 2 साल का ये टेन्योर निकला। 1999 का समय आया और एक बड़ी खुशखबरी थी, मैं एक बार फिर प्रेग्नेंट थी। हाई एल्टीट्यूड की प्रेगनेंसी थोड़ी डिफिकल्ट होती है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होने की वजह से सेल्फ अबॉर्शन के चांसेस बहुत मुमकिन है। 3 महीने बीते और फिर एक खबर। कारगिल की ऊंची चोटियों पर दुश्मन देश से हमारी जंग छिड़ चुकी थी। As a logistics officer, it was the responsibility of my unit to equip the fighting forces to fight an effective battle against a determined enemy. गोला, बारूद, युद्ध का हर तरीके का साजो सामान मुहैया कराना मेरी यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मुझे याद है रातों रात हजारों की तादाद में फौजी कोई एयरलिफ्ट कर, कोई रोड की सहायता से लेह पहुंच रहे थे, जहां हमारी यूनिट में हम उन्हें रात भर जगकर दिन भर खड़े होकर इक्विप करते थे। Now you imagine a lady officer standing there doing her work, पेट में बच्चा, हाथ में कार्बाइन, हर एक की रीढ़ की हड्डी 1 इंच और खड़ी हो जाती। उस सल्यूट में मुझे गर्व दिखता था जब जवान मुझे सल्यूट करते थे। I was a lady officer and proving the mettle of a lady officer. यहां वीर नारियां बैठी हैं, आपको शत शत नमन। और वो इसलिए कि जंग के उस समय जब मेरे पति द्रास की लड़ाई के लिए आगे गए हुए थे, मेरे पास कोई जगह नहीं थी कि मैं अपने छोटे से बच्चे को कहीं रखती। मुझे परमिशन दी मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने कि आप अपने बेटे को अपने पास यूनिट में रख लो। वो इशू होते हुए सामान के बीच दौड़ता रहता था और बात करता था, भैया आप लड़ाई के लिए जा रहे हो? और वो फौजी, कोई उसके सिर पे हाथ फेर रहा है, कोई उसको गोद में उठा रहा है, शायद वो अपने किसी बच्चे को आखिरी बाय बाय कह रहे थे। वो आशीर्वाद जो उन्होंने अपने बच्चों को दिए मेरे बेटे के माध्यम से, आपको शत शत नमन है। आज वो आशीर्वाद मेरे बच्चे को लग रहे हैं। विक्रम बत्रा से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनको कहा, आपको देखकर मुझे जलन हो रही है जो आप जंग के मैदान में हैं। उन्होंने कहा, मैम आपको देखकर मुझे मोटिवेशन मिल रही है। जंग का समय था, रात दिन की लड़ाई थी। मां ने चिट्ठी लिखकर कहा, यह देश तुम्हारी ओर देखता है यशी, पापा का नाम हमेशा ऊंचा रखना। यह समय ऐसा था जब जिंदगी में सिर्फ जंग दिखती थी, पर मेरे लिए यह लड़ाई बहुत लेयर्स में थी।
मैंने अभी कहा, मेरे पति द्रास में लड़ाई लड़ रहे थे, जहां भयानक लड़ाई चल रही थी। पत्नी का हृदय सोचता, हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना। उस नन्हे से बच्चे की मां होने को सोचती, अगर इसके दोनों माँ बाप शहीद हो गए तो क्या होगा। और वो नन्हा सा बच्चा जो पेट में था, शायद उसके बारे में सोचने का तो मेरे पास समय भी नहीं था। लेकिन इन सब के ऊपर थी मेरी वर्दी, वो वर्दी जिसने मुझे हमेशा हिम्मत दी। और ये उसी हिम्मत का नतीजा है that I, Captain Yashika Hatwal Tyagi, became the first woman officer from the logistics wing of Indian Army to be part of Battle Zone and Operation Vijay. I proudly wear these 2 medals, and I received a thumping battle report, the first ever to be won by a woman officer. ये मेरे पापा को मेरी ट्रिब्यूट है। तो कुछ समय बीता, मैं फौज से बाहर आई। फौज तो छूट गई, लेकिन वो मार्चिंग कॉन्टिजेंट्स जो 26 जनवरी की परेड पर चलते थे, उन्हें देखकर फिर एक बार मन में कसक उठती, काश एक बार राजपथ पे मार्च करने का मौका मिल जाता। और फिर 2023, जी हां यही साल, देहरादून में अपने लॉन में बैठी चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ रही थी कि एक फोन कॉल आया। Am I speaking to Captain Yashika? You have been selected to be the first woman veteran from Army, Navy and Air Force, all the 3 services, to be on Republic Day parade. I became the first woman officer. So आप सोचेंगे, life has come one full circle. लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। My mother, जिन्होंने ठाना था कि वो अपनी 3 बेटियों को वैसा बनाएंगी जैसे उनके पापा उन्हें चाहते थे। My elder sister became a doctor. She worked with naval hospitals and got married to a naval officer. I came into army, got married to an army officer. You are right. You are guessing it right. My youngest sister is a serving Air Force officer and married to an Air Force officer. That is the power of a फौजी की पत्नी. एक भोली सी मां भी बन सकती है, एक बहादुर पत्नी भी बन सकती है और एक रणचंडी भी बन सकती है। हम सब कुछ कर सकते हैं। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जय हिंद। Mario Andretti once said, desire is the key to motivation, but it's the determination and commitment to an unrelenting pursuit of your goals that will enable you to attain the success you seek. Captain Yashika, you epitomize these very words with your life. Thank you for that wonderful insight into your journey. A big round of applause, ladies, for Captain Yashika. Our next ASMITA icon is Florence Namte. डर तो जीवन का एक हिस्सा है, फिर इस डर की वजह से क्यों डरना? यदि खुद में आत्मविश्वास हो तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. Florence is that force of nature who chose to rise above the shackles that tied her down. She faced her fears and chose to forge a path that led her to realize her full potential. Without giving out anything more, let me call upon Florence to share her awe-inspiring journey of Dar ke aage jeet hai. A big round of applause for Florence. My mother tells a recurring story about my childhood to anyone that cares to listen. She reminisces that I drew a perfect outline of a duck when I was just 2 years old, and that I could recite most nursery rhymes by age 3.
By the time I was 5, I started writing poems, which my father proudly sent to the local newspaper for print. They truly believed I was a genius. The convent that I studied in also had nothing but praises to sing of me. Sounds like a golden child story, doesn't it? Unknown to all, I had a deep fear within me, which I never voiced out until it became a glaring issue as I turned 6. I couldn't understand numbers. Whenever I had to solve mathematical equations, my mind would get all jumbled up, and I would imagine numbers shift shapes on paper and blackboard. I struggled every day in math classes. My father blamed it on all the storybooks I would read. I would tell them truthfully that nothing makes sense to me, but I was called a liar, lazy, and naughty by them and my teachers. Sounds like the movie Tare Zameen Par, right? Well, the movie came out in 2007, and in the early 90s, nobody would believe I was telling the truth because barely anyone knew about dyslexia. So I was put in extra tuition classes morning, evening, made to stand in the corner of the classroom most days, and given more punishments and homework daily. But nothing helped me improve. Eventually, I was tagged as dumb. The saddest part is that I, along with my parents and teachers, forgot the fact that I did excel in sports, debates, school plays, singing, painting, and subjects like English and history. I even won some awards at inter-school and state level. But my failure at math was the most highlighted aspect of my school life. My fears grew year after year. I also started losing interest in the subjects that I was good at. In one of the years before my 10th standard, my older brother passed away due to severe illness and wrong medication. We were very close, and that broke me. My immature self had given up inwardly, and I felt hopeless and useless. So I did something really stupid. I attempted to commit suicide twice and almost managed to, but somehow survived due to intervention, a fact I'm not proud about, but it does remain a part of my past. Somehow, I managed to clear my 10th and 12th with below average marks and barely scraped through college years. I was a failure, but still, I applied for a job online and bagged one as a customer care executive in a call center in Bangalore. My parents were very disappointed. With a heavy heart, I left for Bangalore without my parents' blessing. There was this small town girl heading to an unknown place with unknown people and with terrible report cards in tow. My future looked very bleak. In the absence of my parents and teachers, I slowly adapted to corporate life and realized I was street smart and a quick learner. I still avoided jobs that had numbers, and for any basic calculations, if any, I thank God and the people who invented the calculators and Excel sheets. In the year 2007, the movie Tare Zameen Par was released, and I went to watch it with my friends. I cried like a baby in that movie hall. I bawled my eyes out. I remember my friends nudging me, embarrassed at my waterworks. Little did they realize that that was the first time I was aware of the symptoms of dyslexia. The tears I cried were of acceptance and relief. To be more specific, I have math dyslexia, also called dyscalculia. Dyscalculia is treatable in children. The treatment usually is in the form of one-on-one learning programs. The sooner the treatment starts, the better chances children have at adapting and limiting its impact. Adults with dyscalculia aren't as lucky in this aspect, but the focus is on helping them cope through technology and other methods. Life continued and 15 years flew past in the corporate sector. I did very well for myself and had fancy name tags next to my name. I slowly became a workaholic, enjoyed thriving in high-pressure environments, but on the personal front, I lost more family members and very close friends to death. So to cope, I immersed myself in work. And although I was doing very well at work, growth-wise and money-wise, eventually I became very sick mentally and physically because of the long hours at work, not eating on time, stress, eating unhealthy, minimal exercise.
My body gave up, but still I continued working. A year later, I got married to an army officer because, like most marriages, love happened. And he encouraged me to pause, heal, and reflect on what I really wanted to do in life. And like most women with dreams, I worked for mine earnestly and learned 2 new trades from good industries. It was very scary changing industries after so many years, but I took the risk. I now identify as a tattoo artist, a makeup artist, and a closeted writer and poet. It's really never too late to do what you want to love. Tattoos and makeup are nothing but different forms of art. I take a lot of pride in my work, and it's been an honor to interact with each and every one of my clients. Thanks to AWWA, I am now registered as a service provider on the official website. And at every station that I have gone to, I have been given many opportunities to continue my work, and for that, I am forever grateful. My work does not feel like work, and I love it. Today, I stand in front of you as an advocate for children who are like me, children with learning issues, and the unheard children. At this age in India, we have access to so many institutes that help with types of dyslexia. But we also have institutes that go to schools and conduct career counseling workshops to help children understand that there is hope for a very successful life ahead in varied fields, be it academics and non-academics. I have researched on some of these institutes and connected with them, and in turn connected them back to our fraternity whenever there was an opportunity or a need. My heart breaks every time I hear about children committing suicide because of the enormous pressures of academics. As per the report of National Crime Bureau Suicide Report 2021 to 2022, there have been 864 youth suicides specifically for the reason failure in examination. I cannot even begin to imagine the pain that parents go through losing a child this way. Look at the endless opportunities available in sports, music, film, beauty industry, just to name a few. I believe every child must be listened to and must have access to this information so they have many options to choose from and lead a very happy life doing work that they love and excel in, just like what I do now. It's been an honor. Jai Hind. Thank you. Thank you, Florence. You are the living example of the fact that courage is not the absence of fear, but the triumph over it. The brave woman is not she who does not feel afraid, but she who conquers that fear. डर से कभी डरना नहीं चाहिए. अब बुलाते हैं नेक्स्ट अस्मिता आइकॉन अम्ब्रीन ज़ैदी को. जिंदगी ने कभी मेरे साथ संघर्ष किया, कभी मैंने जिंदगी के साथ. वक्त की आंधी ऐसी आई, बदलाव का दौर साथ लाई. बदलते हुए अनजान रास्ते हैं, इन रास्तों पर अकेले ही चलना है. लड़खड़ाए कदम तो खुद ही गिरना और खुद ही संभलना है. और इन्हीं लड़खड़ाती कदमों और जिंदगियों को संभालने की ठान ली है अम्ब्रीन ज़ैदी ने. यह कहानी है अम्ब्रीन ज़ैदी की, जिन्होंने वीर नारियों के संघर्ष और चुनौतियों से प्रेरित होकर उनके उत्थान को ही अपना जीवन का मकसद बना लिया है. Calling on Ambreen Zaidi to share her story. A big round of applause for Ambreen. जय हिंद. हम आर्मी वाइव्स शादी होके जो पहला कदम इस ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं, वहीं से ना सिर्फ हमारा माहौल बट हमारा नज़रिया भी बिल्कुल बदलने लगता है. जब आपके चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक ऑर्डर पे देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं, तो आपके बच्चे तक आपका पर्सपेक्टिव, आपका आउटलुक, हर चीज़ चेंज हो जाता है. और वहाँ पे आवा आके हमारा हाथ थामता है. हम अपने सीनियर्स को देखते हैं, हम उनसे सीखते हैं. एक इंसिडेंट बताऊंगी. शादी के कुछ ही साल हुए थे और हमारी पोस्टिंग हुई थी जोधपुर में. वहाँ पे जीओसी को इन्फॉर्मेशन आई कि पास ही में कोई गांव है और वहाँ पे कुछ विडोज़ हैं जिनको उनकी फैमिलीज़ ने छोड़ के रख दिया है. और शायद वो कुछ सैनिकों की विधवाएं हैं, वर्ल्ड वॉर 2 की या कभी की.
तो जीओसी ने चेक करवाया, पता करवाया, तो वाकई में वर्ल्ड वॉर 2 की एजेड 80s में बूढ़ी डिसोन्ड लेडीज़ मिली वहाँ पे, और वो क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन था, उनको उनका पेंशन्स नहीं मिल रहे थे, तो एक तरह से वो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बोझ बन गई थी। जीओसी गॉट इनटू एक्शन, आवा गॉट इनटू एक्शन, सारा कुछ चेक किया, इंक्वायरीज हुई, डॉक्यूमेंटेशन हुआ, एंड विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स उनके डेकेड्स ओल्ड जितने भी कॉम्पनसेशंस थे, उनके पेंशन्स थे, सब उनको मिलने लग गए। और जैसे ही उनकी फैमिलीज़ को ये बात पता चली, एक एक करके सारे फैमिली मेम्बर्स अपनी माँओं को वापस ले गए। इस इंसिडेंट ने ना मुझे अंदर से बहुत हिला दिया, झंझोड़ के रख दिया कि क्या हर चीज़ का एक मोल होता है, माँ का भी। तब मैंने ये सोचा कि नहीं, लाइफ में ना वॉर विडोज़ के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। उस टाइम इंटरनेट नया नया आया था, 90s, लेट 90s का टाइम था, तो मैंने सोचा एक वेबसाइट बनाऊँगी, warwidows.com, जहाँ पे देश में कहीं भी कोई विडो होगी वो हमसे कनेक्ट कर पाएगी और हम सब मिलके उसकी मदद कर पाएंगे। खैर, ज़िंदगी चलती रही, पोस्टिंग्स, पीस पोस्टिंग्स, सेपरेशंस, फील्ड पोस्टिंग्स, कोर्सेज, सब जगह कुछ ना कुछ सीखा। आवा के थ्रू, वेलफेयर सेंटर्स के थ्रू विडोज से मिलती रही, उनके साथ बैठी, टाइम गुजारा, हर एक की नई कहानी, हर एक का नया स्ट्रगल। खैर, फिर कुछ लिखती भी थी, राइटर थी, तो लिखती चली गई। फिर सोचा कि ये तो इतनी ज़बरदस्त कहानियाँ हैं, इतनी इंस्पिरेशनल कहानियाँ, हर कहानी अलग है, तो क्यों ना इन पे एक किताब लिखूं। तो चल पड़ी, एक वीर नारी से दूसरी वीर नारी, एक शहर से दूसरे शहर। कोई बात करने को तैयार था, कोई बात करने के लिए नहीं तैयार था। कुछ को पता ही नहीं था कि हुआ क्या। Some did not want to relive the trauma, and some were like, कुछ होश ही नहीं था, जिस जंग में शहीद हो गए थे। I respected their emotions. जिन्होंने बात की, जिसने भी बात की, I'm thankful to them. और एक मतलब इस टाइम पे मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँगी जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये एक कश्मीरी सोल्जर, इंडियन आर्मी के सोल्जर की स्टोरी है। वो कहीं फॉरवर्ड पोस्ट पे था, कश्मीर में पोस्टेड था, उसकी फैमिली वहीं रहती थी कश्मीर में कहीं, और उनके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा क्लास 12th में था। फैमिली में किसी मामा या चाचा ने कार ख़रीदी थी नई, तो क्लास 12 का बच्चा गरम खून, एक्साइटेड, कार देख के एकदम से अपनी मदर के पास आता है कि मम्मा मैं एक राउंड मार के आता हूँ। उसने कहा ठीक है। वो बच्चा वो राउंड मारने गया, he met with a very serious accident. मतलब he was in coma, he was very serious. Father फौरन छुट्टी लेके आता है। 2 दिन में the child died. घर में एक मातम का माहौल था। बच्चे की बॉडी रखी थी, लास्ट राइट्स की तैयारी हो रही थी, और माँ बाप वहीं बिखरे टूटे पड़े थे, और सारे रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, हर कोई वहीं था। लेकिन किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि टेररिस्ट जो थे उस सोल्जर पे, उस बाप पे ताक लगा के बैठे। बॉडी रखी है, वो लोग आते हैं घर में, उस बाप को भी मार के चले जाते हैं। रूबी मुझसे कहती है, मैम उस दिन मेरे घर से 2 अर्थियाँ निकली थी। मैं उससे कुछ नहीं कह पाई, मेरे पास अल्फाज नहीं थे, मेरे इस वक्त भी गूज़बम्स हो रहे हैं जब मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आज की डेट में अगर मैं रूबी को देखूँ ना, वो उस एरिया की एक बहुत ही बुलंद आवाज़ है, क्योंकि कश्मीर में विडोज़ बहुत हैं, टेरिटोरियल आर्मी की, जम्मू कश्मीर पुलिस की, काफ़ी सारी हैं। किसी को भी कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ है तो उसके पास आ जाते हैं कि कहाँ जाएं, किससे बात करें, वो सब कुछ। ऐसी बातों बातों में रूबी मुझसे कहने लगी कि आपको पता है, मैं जब डिव हेडक्वार्टर जाती हूँ ना श्रीनगर में, तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने मैके आ गई। मुझे मेरे अपनों ने तो छोड़ दिया, पर इंडियन आर्मी ने मुझे अपना लिया। इमेजिन अ कश्मीरी वुमन सेइंग दीज वर्ड्स। कहती है अब मैं हर एक के लिए खड़ी हूँ।
आई फेल्ट सो प्राउड, आई फेल्ट सो ब्लेस्ड कि मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ। फिर ऐसी बहुत सी स्टोरीज थी, कोई सिक्किम से, कोई महाराष्ट्र से, कोई बिहार से, झारखंड से। तो फिर जब मेरी फाइनली बुक तैयार हुई विद ऑल दी स्टोरीज, बड़े कॉन्फिडेंट हम कि अरे इतनी ज़बरदस्त स्टोरीज हैं, ये तो बड़े से बड़े पब्लिशर्स हाथों हाथ लेंगे, सब छापेंगे। तो हुआ क्या, एक 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 करके सब ने मेरी बुक रिजेक्ट कर दी। सब ने कहा अरे मैम इसमें क्या है, एक ही तो पैटर्न है ना, हस्बैंड खत्म हो जाता है तो लाइफ आगे कैसे बढ़ाते हैं। मैं कुछ नहीं बोल पाई उनसे, चुपचाप मैन्युस्क्रिप्ट उठाई, निकल गई। दूसरे बोले मैम ऐसा करिए, कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के कोट्स ले आइए तो शायद आपकी किताब चल जाए। तो मैंने कहा सुनिए, ये लेडीज़ मेरी सेलिब्रिटीज़ हैं, मुझे बॉलीवुड की ज़रूरत नहीं है। वो लोग नहीं समझे और मेरे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि व्हेन अ सोल्जर इज किल्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, तब तो पूरा मीडिया होता है उसके घर में, उनके बेडरूम्स तक में घुस के आप लोग बाइट्स लेते हो अपने टीआरपीज़ के लिए, और वही फैमिली अपने आप को बटोर के आगे कैसे चलती है उसके बारे में अगर कोई लिखना चाह रहा है तो कोई छापने को नहीं तैयार है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मेरा दिल टूट गया। फिर एक दिन इसके बारे में ट्वीट कर दिया। सोशल मीडिया आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म हो गया है और बहुत सारे पब्लिशर्स आगे आए कि मैम हम आपकी बुक छापेंगे, आप हमें मैन्युस्क्रिप्ट भेजिए। बट एक पब्लिशिंग हाउस है जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स चलाते हैं, आई वेंट हेड विद देम, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये लोग मेरे सेंटिमेंट्स समझेंगे। उन्होंने मेरी बुक ली। फिर वो बोले मैम बुक तो बढ़िया है, फॉरवर्ड चाहिए। अब मैं तो ज़बरदस्त तरीके से पोजेसिव हो चुकी थी अपनी विडोज़ को लेके, वीर नारियों को लेके, दबंग अपनी महिलाओं को लेके। आई वॉन्टेड नथिंग बट द बेस्ट। ऊपर से नीचे मतलब बस बड़े बड़े नाम आ रहे थे दिमाग में। फिर सोचा कि क्यों ना डिफेंस मिनिस्टर को ट्राई किया जाए, कभी कोशिश नहीं की थी। तो आई स्टार्टेड कॉलिंग अप हिज ऑफिस। 1.5 महीने तक मैं करती रही, फिर मुझे उनसे अपॉइंटमेंट मिला। तो जल्दी जल्दी प्रिंट आउट लेके उनके पास मैन्युस्क्रिप्ट लेके पहुंची। तो फिर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बेटा मैं 1 हफ्ते के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये अपने साथ लेके जाऊँगा और मैं इसको पढ़ूँगा, आप 1 हफ्ते के बाद आइए फिर देखते हैं। उन्होंने इतना बोला, उनके जो पीए थे फ़ौरन बोलते हैं कि सर सर्विंग डिफेंस मिनिस्टर के प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट है, वो किसी भी किताब के लिए फॉरवर्ड नहीं लिख सकते। तो उन्होंने कहा अच्छा। बोले बेटा आप 1 हफ्ते के बाद आइए, हम देखते हैं। मैं 1 हफ्ते के बाद गई तो उन्होंने फॉरवर्ड तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने अपने लेटर हेड पे प्यारा सा मैसेज, बेटर देन द फॉरवर्ड, मेरी वीर नारियों के लिए और मेरी किताब के लिए लिखा। और मैं जैसे ही वो चिट्ठी लेके उनके ऑफिस से उठने लगी ना, तो उन्होंने मुझसे कहा बिटिया ये तुमने बहुत ही पवित्र काम किया है। उस वक्त ऐसा लगा जैसे दुनिया जहान की खुशी मिल गई है कि फाइनली किसी ने मेरी वीर नारियों के उनके स्ट्रगल्स को, उनके सैक्रिफाइसेस को और उनकी स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज किया, किसी ने सराहा। और वो किसी कौन है? सर्विंग डिफेंस मिनिस्टर है। मेरा बहुत सालों पुराना एक ख्वाब पूरा होने वाला था। ऑन अ पर्सनल नोट जब वो किताब मेरी पब्लिश होके बाहर है, मतलब मेरी जो बुक है द वॉरियर विडोज, मैंने उसका नाम रखा था, इट गॉट पब्लिश्ड इन बिटवीन द डेथ ऑफ बोथ ऑफ माई पेरेंट्स. My daddy could not see it. He saw me work for it, but he had passed away. My mom started having heart attacks, but when she was in her good days, when she was healthy, she would appreciate and she was proud of my work. खैर किताब छपी, फिर कुछ दिन बाद फ़ोन आया MOD से कि मंत्री जी बोल रहे हैं किताब को हिंदी में ट्रांसलेट करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो किताब हिंदी में ट्रांसलेट हुई, थोड़ा मीडिया हाइप भी मिल गई
और वहाँ के फिर उन्होंने वो ऑर्डर्स पास किए, फिर वो हुआ कि यूपी के सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में बुक गई कि लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे बीच भी ऐसी दबंग वीर योद्धा नारियाँ रह रही हैं, विच वी आर सो अनअवेयर ऑफ। खैर फिर उसके बाद जो मीडिया हाइप था उससे ये हुआ कि मेरी एक 1962 की, उनको मैं माँ बुलाती हूँ, अयोध्या की वीर नारी थी, उनका लोकल लेवल पे कुछ वो विलेज में प्रधान लोग बदमाशी करते हैं, कुछ एक छोटा सा कॉम्पनसेशन उनका ड्यू था, बेचारी अकेली थी, छोटा सा बच्चा था तब उस टाइम पे, अब तो बच्चा भी रिटायर होने वाला है, तो उनको उनका कॉम्पनसेशन मिल गया। एक 1971 वॉर की विडो थी, उनका एक छोटा सा कॉम्पनसेशन था, तब लगा कि किसी के तो काम आ पाए, कुछ तो कर पाए ना ज़िंदगी में। तो बस अब यही है कि दिल थाम लेते हैं, हाथ थाम लेते हैं, कल किसी का भी फ़ोन आ जाता है, किसी फ्रेंड का या किसी वीर नारी का कि मैम ये कन्फ्यूजन चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, या अमरीन यार ये हैं एक इनके हस्बैंड वहाँ ही वॉज किल्ड इन एक्शन, तो ज़रा कन्फ्यूज्ड हैं, देख लो, दौड़ पड़ते हैं आप लोगों की मदद से, आवा की मदद से। तो वो वेब पोर्टल जो मैंने सोचा था, वेबसाइट जो सोची थी, वो तो मैं नहीं बना पाई, बट शायद अब खुद ही एक चलती फिरती पोर्टल बन गई हूँ और बस जिसके भी काम आ जाऊँ। सो यही मेरी कहानी है और एंड में बस यही कहूँगी कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। शुक्रिया, जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्बरीन, आपने अपने जीवन कहानी से हमें प्रेरित किया। यू आर एन एपिटोम ऑफ एम्पावर्ड वुमन, आप अस्मिता हैं। नाउ आवर नेक्स्ट अस्मिता आइकॉन सरगम शुक्ला। जला दी तुमने मशाल जो खेल के जहान में, नाम होगा फिर तुम्हारा भी महान में। महान बनने के लिए चाहिए बस मुट्ठी भर हिम्मत, फिर देखना कैसे बदलती है तुम्हारी किस्मत। भड़क उठेगी ज्वालाएं देश को पदक दिलाने में, विरोधी खिलाड़ी के मैदान से छक्के छुड़ाने में। फिसल जाए क्यों, संभालिए इसे खेल खेल में, दौलत शोहरत सब कुछ सच में पालेंगे खेल खेल में। Our next Asmita icon, Sargam Shukla, is a shining star from the world of sports. She is a sports person par excellence. आइए उनकी रोचक कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। Please put your hands together for Sargam Shukla. Thank you for that wonderful introduction. मेरी जिंदगी का स्पोर्ट्स का सफ़र तब शुरू हुआ जब मेरी मदर इंडिया के लिए कॉर्फबॉल खेलती थी। वो आज यहाँ पे प्रस्तुत हैं। वो एक नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर भी हैं और उसी के साथ साथ मेरे फादर एक आर्मी ऑफिसर हैं जो कि स्पोर्ट्स पर्सन भी बहुत अच्छे हैं। तो आप कह सकते हैं कि शायद स्पोर्ट्स मेरे खून में था। मैंने अपना करियर स्क्वॉश में शुरू किया, जहां पे मैंने स्क्वॉश में वेस्ट बंगाल के लिए बहुत से नेशनल्स खेले। लेकिन बहुत ही यंग एज में मेरे पेरेंट्स ने ये देख लिया था कि स्क्वॉश में ज़्यादा एक्सपोजर ना मिलने की वजह से मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सहमी रहने लगी। तो उन्होंने मुझे स्क्वॉश से निकाल के रोइंग में डाल दिया, जहां पे रोइंग में मैंने वेस्ट बंगाल के लिए बहुत से नेशनल्स खेले। जिस दिन मैंने रोइंग में कदम रखा उस दिन मैंने रोइंग से पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। मेरी बड़ी बहन ऑलरेडी वेस्ट बंगाल के लिए रोइंग कर रही थी जब तक मैं वहां पहुंची, और उसके बाद मैंने उसके साथ वो सफर शुरू किया। बहुत से नेशनल्स मेडल जीते, बहुत से स्टेट मेडल्स जीते, मुझे मोस्ट कंसिस्टेंट एंड प्रॉमिसिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूं कि मैंने बंगाल रोइंग क्लब को एक इंटरनेशनल इंटर क्लब चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट किया, जहां पे वर्ल्ड की ईस्ट एशिया कंट्रीज जैसे फिलीपींस, पाकिस्तान, श्रीलंका एक साथ आते थे एक टूर्नामेंट खेलने के लिए। और उसी टूर्नामेंट में मैं बहुत गर्व से कह रही हूं कि मैं 4th भी आई थी। उसके बाद मैंने हरियाणा के लिए 2 और नेशनल्स खेले। स्पोर्ट्स ने हमें जिंदगी में बहुत एक्सपोजर दिया। हम बहुत से न्यूज़पेपर्स में आए, बहुत से टीवी चैनल्स में कास्ट हुए, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ रोइंग और स्क्वॉश नहीं खेला। मैं एक कमांड लेवल बैडमिंटन प्लेयर भी हूं, मैं ब्रिटिश काउंसिल लेवल थिएटर आर्टिस्ट भी हूं,
मैं लेवल बी सर्टिफाइड भरतनाट्यम डांसर भी हूं। मैं डॉन्टलेस रोड वो पब्लिकेशन की को ऑथर भी हूं, और उसी के साथ साथ मैंने और बहुत सी अपने कल्चरल एक्टिविटीज किए हैं। पर मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रही हूं? ये इसीलिए है क्योंकि स्पोर्ट्स के अलावा मैंने उनकी ट्रॉफीज और मेडल्स के अलावा उनके फायदों को महसूस किया है, और यही फायदे हैं जिंदगी के जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। सबसे पहला है डेडिकेशन एंड कंसंट्रेशन। मुझे याद है मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी। मैं साल के 10 महीने खेलती थी और 2 महीने पढ़ाई करती थी। और मुझे ये भी याद है कि बहुत लोग मुझे ये कहते थे कि खेलने वाले बच्चे ना पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। तो मैं आपकी ये दुविधा दूर कर देती हूँ। मैं 12th स्टैंडर्ड में जब आर्मी पब्लिक स्कूल चंदी मंदिर गई तो मेरी वंडरफुल प्रिंसिपल ने मुझे स्कूल का कल्चरल मिनिस्टर बनाया 6 महीने के अंदर। उसी साल मैंने हरियाणा के लिए 2 नेशनल्स भी खेले। पूरा दिन स्कूल में कल्चरल एक्टिविटीज करती थी, पढ़ाई तो मैंने शायद ही कभी की होगी। तो उस टाइम पे मुझे स्कूल में एज अ कल्चरल मिनिस्टर स्पोर्ट्स डे पे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। उसके बाद जब मेरे पढ़ाई की बारी आई तो मैं 12th स्टैंडर्ड के प्री बोर्ड में ज्योग्राफी में फेल हो गई। मेरे पेरेंट्स ने सर पकड़ लिया कि भैया जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट साल में तुम फेल हो गई, क्या करोगी तुम? लेकिन ये शायद मेरी पढ़ाई, मेरे स्पोर्ट्स का डेडिकेशन और कंसंट्रेशन ही था जो मुझे अपने 12th के फाइनल बोर्ड में ज्योग्राफी में 95% मार्क लेके टॉप करने के लिए। उसके बाद मैं 3 साल यूनिवर्सिटी गई, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बैचलर्स करने। इंटर यूनिवर्सिटी रोइंग, इंटर यूनिवर्सिटी थिएटर, आर्ट, यू नेम द इवेंट एंड आई वाज देयर। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की सबसे पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी। मैं अपने बैच की सबसे पहली स्टूडेंट बनी जिसने सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के साथ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की रोइंग पोस्ट की। और ये सब करने के बाद मैं डिस्टिंक्शन के साथ ग्रेजुएट हुई। तो अगली बार अगर आपको कोई ये कहे ना कि खेलने वाले बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, तो मेरी तरफ से उनके सामने हाथ जोड़ के कहिएगा, आपके ज्ञान के लिए थैंक यू। अच्छा, आजकल मेंटल हेल्थ पे भी बहुत फोकस है। भैया मैं तो उस जनरेशन की हूं जो कि मेंटल हेल्थ को हंसी हंसी में ऐसे ही टरका देती थी कि हमारी तो सारी कठिनाइयां दूर हो जाती थी जब मम्मी का एक चाटा पड़ता था। लेकिन अगर मैं आपसे ये भी कहूं कि मैं उस जनरेशन की हूं जिसने सबसे ज्यादा जनरेशनल ट्रॉमा देखा है, तो शायद मैं गलत नहीं हूं। लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो आपको फिजिकली भी फिट रखती है और मेंटली भी फिट रखती है। 2013 में जब मैं वेस्ट बंगाल के लिए स्टेट चैंपियनशिप खेल रही थी तो मैंने उसमें गोल्ड जीता। उसी के कुछ ही महीनों के बाद नेशनल टूर्नामेंट था रुड़की में। मुझे लगा मैं स्टेट चैंपियन हूं, मुझे नेशनल खेलने से कौन रोकेगा, बट ऐसा नहीं था। मैं अपने नेशनल्स के ट्रायल्स दिए मैंने, और मैं उसमें फेल हो गई। किस बेसिस पे? फिजिकल फिटनेस के बेसिस पे। मेरे पैरों तले धरती खिसक गई। इतने ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में थी कि 3 साल से खेल रही हूं, इतने नेशनल्स जीत चुकी हूं, और मैं स्टेट चैंपियन, फिजिकल फिट नहीं हूं नेशनल्स खेलने के लिए। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन मेरे कोचेस, मेरे मेंटर्स ने मुझे यह सिखाया कि फेलियर से अगर डर जाओगे तो जिंदगी में कभी जीत नहीं पाओगे। और यही था डेडिकेशन शायद जो उन्होंने मुझे सिखाया। 1 महीना फिजिकल रगड़ा लगा लगा के, मेंटल स्ट्रेस को हटवा हटवा के जब मैंने अपना फाइनल ट्रायल दिया तो मैं अपनी टीम में 4th नंबर पे आई और मैं उस नेशनल को खेलने गई। ये वही चीज थी जिसने मेरे अंदर के फियर ऑफ फेलियर को जड़ से निकाल के फेंक दिया था। और जब आप जिंदगी में ये सब एक्सपीरियंस कर लेते हैं और तब जो आपके साथ होता है उसको कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और यही पर्सनालिटी डेवलपमेंट है जो आपको जिंदगी में एक बहुत अच्छा लीडर बनाती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने बच्चों के साथ हैं, जब आप अपने बच्चों को कहें कि करो जो करियर चूज करना है, हम खड़े हैं तुम्हारे साथ। उनकी रीढ़ की हड्डी बनना पड़ेगा,
उनका सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा, उनका पिलर बनना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी में जब बच्चे गिर जाते हैं ना, तो वो अपने माँ बाप का सहारा लेके खड़े होते हैं। और ये मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा है, क्योंकि उन्होंने किया। वो सुबह 4 बजे उठते थे ताकि हम 5 बजे खेलने जा सके। उन्होंने अपने रातों की नींद खराब की ताकि हमारे सपने पूरे हो सके। और उनके बिना ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाता। एक बच्चे की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा सैक्रिफाइस उसके माँ बाप का होता है। वो दिखता नहीं है, पर वो होता है। मेरे हर मेडल, हर ट्रॉफी के पीछे सबसे ज्यादा मेहनत मेरे पेरेंट्स की थी, फिर मेरे कोचेस की थी, फिर मेरे टीममेट्स की थी, और अंत में जाके थोड़ी बहुत मेरी भी थी। जो आपने अभी इस प्रेजेंटेशन में इतनी सारी फोटोज देखी थी, वो शायद आपके लिए सिर्फ एक सेट ऑफ फोटोज या एक कोलाज हो, पर ये मेरी पूरी जिंदगी है। माई ब्लड एंड माई स्वेट दैट आई गॉट फ्रॉम स्पोर्ट्स। मैं जिंदगी में सिर्फ एक चीज में बिलीव करती हूं कि इट इज वेरी इजी, बहुत आसान है एक स्पोर्ट को चूज करना कि मैं ये करूंगी या मैं वो करूंगा, लेकिन बहुत मुश्किल है एक हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन बनना। जय हिंद। थैंक यू सरगम। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। Thank you, Sargam, for being the torchbearer and forging ahead on paths hitherto unbeaten. You are an inspiration for all the young girls in the field of sports. More power to you, and a big round of applause for Sargam. अब मैं बुलाना चाहूंगी नेक्स्ट अस्मिता आइकन वंदना महाजन को। वंदना महाजन एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने मौत को भी जीने का अंदाज सिखा दिया है। जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों के मुस्कुराने की वजह जरूर होती है। अब हमें हर पल जिंदगी का अंदाज सिखाने आ रही हैं वंदना महाजन अपनी जिंदगी के कुछ पन्नों के साथ। A big round of applause for Vandana Mahajan. How would you feel if your child sees you die in front of her eyes? कैसा महसूस करेंगे जब आपकी 12 साल की बिटिया ये देखती है कि उसकी माँ उसकी आंखों के सामने मर गई? डर लगेगा? मेरे को अभी भी रोना आता है, घबराहट होगी। I have experienced this helplessness and anguish. Let me tell you my story. John Lennon famously says, life is what happens while you're making other plans. चंडी मंदिर में कमान के बाद हमारी पोस्टिंग हो गई बीनागुरी. We were looking forward to some fun times there. But you know what? John Lennon is so right. My life had something else in store for me. In the year 2009, I was diagnosed with a rare thyroid cancer. I was operated at R&R. My first surgery took place on the 29th of June, 2009. After surgery, as I was regaining consciousness, I wanted to speak. I wanted to call out for my husband. But instead of a voice, I croaked. एक मेंढक की तरह मैं टर्राई. I clutched my throat and I started to cry. I still tremble when I think of that time. I couldn't call out for Karan, that's my husband's name. He walked up to me and very gently he whispered, Vandu, the surgeon says your vocal cords may have been damaged and you may never speak again. I was just 37 years of age that time. Never speak again? His voice was heavy with unshed tears, and he was trembling. So was I. But you know what? I wasn't going to give up. It took an year of patience and perseverance to be where I am today.
Today, as I speak to you, I suffer from voice damage, but who cares? I have a voice. Rewind to 2009 again. A week post the first surgery, I underwent another emergency surgery. उस surgery के 2 दिन बाद, I started feeling a strange sensation all over my body. जैसे शरीर लकड़ी के log की तरह सख्त हो गया हो. With every fraction of a second, passing second, मेरा शरीर और सख्त होने लगा. I panicked. My husband called up the surgeon. The surgeon also panicked. He said, get her back immediately to RNR. Now, immediately was 90 minutes away from Noida to RNR. I started walking. This is something that I get very emotional about. My parents were sitting there. My dad, who was also a Fauji, was wheelchair bound that time. And my ma, who's got severe rheumatoid arthritis, they started to cry. They were watching their daughter die in front of their eyes. As my daughter, I and my husband walked towards the car, my body started slipping into rigor mortis. Now, what is rigor mortis? Rigor mortis वो होता है जब इंसान मर जाता है, मरने के बाद उसका शरीर rigor mortis में जाता है. I was watching myself die, and so was my 12-year-old. I'm sorry. And I remember telling my husband, it's all over. I couldn't blink my eyes, my cheeks sunk in, my tongue rolled up, my jaw dropped, my arms were wide outstretched like that, and my lower limbs felt they didn't exist. I said, it's all over. I passed out, and then I remember moving into my childhood. As a child, I would sit in my dad's lap and recite the Gayatri Mantra. In my mind, subconsciously, I started reciting the Gayatri Mantra. I think it has immense power. When I woke up next, I was in the emergency of a private hospital with an IV line attached to my arm. The doctor walked up to me and said, "Aap, Vandana, bahut lucky hain. You had died. Your heart had stopped. Fraction of a second later, we wouldn't have been able to revive you." You know what hurts the most in this? Not the process of dying, but my child. No child should ever see their mother die like that. And it's impacted her so much. She's a young woman today. She still carries the scars of that trauma. Many of you may find it hard to believe, but मैंने वो सफ़ेद लाइट देखी है जो हम हिंदी पिक्चरों में बोलते हैं ना, मरने के बाद सफ़ेद लाइट. I have seen it. It's inviting. It calls you. It's very difficult to walk away from it. As I was walking towards it, I heard my daughter call out, "Ma, don't leave me." बहुत एफर्ट लगा, लेकिन आई थिंक माँ की ममता से बड़ी इस दुनिया में कोई इमोशन नहीं है. बहुत मुश्किल से आई वॉकड अवे फ्रॉम डेथ टुवर्ड्स लाइट, टुवर्ड्स लाइफ. इफ आई एम अलाइव टुडे, मैं खाली अपनी बिटिया के कारण हूँ. देयर इज नो अदर रीजन. माँ हूँ इसलिए जिंदा हूँ. आई वॉज बैक इन द हॉस्पिटल अगेन. 15 दिन में तीसरी बार हॉस्पिटल पहुंच गई. They put multiple lines on my arms, IV lines, बाथरूम भी IV लाइन पकड़ के जाना पड़ता था. 4 दिन बाद कहते हैं आप एक रेयर कंडीशन से सफर करती हैं. अब आपकी बॉडी कैल्शियम नहीं बनाती. It's been 14 years. Last 14 years, every day I take 12 to 14 pills to see the next day. एक दिन दवा मिस हो जाएगी तो अगले दिन मर जाऊंगी. But do I have any complaints about life? कुछ भी नहीं. No complaints at all. You know why?
Very lucky few get a second chance at life. And I am grateful for this gift of life. Always grateful. इतना सब कुछ हो गया, लेकिन कैंसर का ट्रीटमेंट तो शुरू ही नहीं हुआ. I was back in the hospital again. For the cancer that I have, I had to drink radioactive substance. After that, I was put in isolation at R&R. Why isolation? Because I drank radioactivity and my body was giving out radioactivity. I was harmful to any living thing. I was not allowed any human contact. वो छोटा सा store room convert किया था. Toilet was different. Aya would come, she would leave the food outside. The only person who came to see me was my Fauji. There was a big wooden door which had a tiny glass window. He would come every day from Noida for 2 minutes. He would keep his hand on one side and I would put my hand on the other side. And that's my love story, ladies. Infantry वाले के साथ शादी हुई है, तो love story तो होनी ही है. I was going through so much, and as with any other cancer, I've undergone periodic checkups numerous times where I've been told that the disease is back, but I've managed to give it a miss. बहुत मन विचलित था, बहुत unsettled feel कर रही थी. I needed a reason to move on. I needed a purpose. To give up is very easy, isn't it? हिम्मत हारना बहुत आसान है. लेकिन फौजी की बेटी हूँ, फौजी की बीवी हूँ, इतनी जल्दी तो हिम्मत नहीं हार सकती थी. Fast forward, Mumbai, I got associated with a cancer NGO called Cope with Cancer, and I started working at the famous Tata Memorial Cancer Hospital as a volunteer counselor. I worked there for 9 years pro bono. मैंने मुफ्त में काम किया है. मेरा जीवन कैंसर के लिए समर्पित है. Today, I support cancer patients not only in Mumbai, but pan-India and abroad as well. Cancer put me on the path to my calling, and because of that, I have a purpose, one single purpose. I don't know how long I may have to live with so many diseases that I live with, but for as long as I live, I will continue to serve for the cause of cancer. एक आनंद पिक्चर का बड़ा फेमस डायलॉग है, बाबू मोशाई, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है. हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिसकी डोर उसने पकड़ के रखी है. कब, कौन, कैसे उठेगा, कोई नहीं जानता. I have experienced 3 near-death experiences. I've undergone 6 major surgeries. But I'm alive today talking to you. क्या सीखा मैंने? ये सीखा कि we all will die one day. It is an inevitability. But till we are dead, we are alive. So don't let the fear of death take away the joy of living from you. जीवन जिंदगी खूबसूरत है, जीवन एक ब्लेसिंग है. जिंदा दिली से जियो, कल किसने देखा है. थैंक यू. जय हिंद. आपका हार्दिक आभार वंदना. Life is short and moments are few. We only live once, but if we do it right, once is enough. So live life to the fullest. Can we have another round of applause for Vandana Mahajan, please? Our next ASMITA icon, Ashna Kushwaha, stood tall as a beacon of strength and resilience, conquered all the hate and darkness that the world forced upon her, and emerged victorious. जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है. क्योंकि जीना जब हर हाल में है, तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है. जोरदार तालियों से स्वागत करें आशना कुशवाहा का, who stands tall at just 4 feet 9. Good afternoon, everyone.
आज जो मैं बोलने जा रही हूँ, अगर मैं डोंट माइंड मी, अगर मैं आज हील्स पहन के बोलूँगी तो शायद थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी। हमारे जॉइंट्स के बीच में एक गैप होता है। अगर वो गैप कम हो जाए या ना के बराबर रह जाए तो हमारी हाइट नहीं बढ़ती। मुझे याद है, मुझे ऐसा ही कुछ डॉक्टर ने बताया था मेरा एक्सरे देखकर। मैं उस टाइम 11 साल की थी। मैंने रटते हुए डॉक्टर से पूछा, अंकल अब मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी क्या? उन्होंने कहा एक फिर भी पॉसिबिलिटी है। एक उन्होंने मुझे उम्मीद की किरण दिखाई। लिम्ब लेंथनिंग करके एक सर्जरी अब अवेलेबल है इंडिया में, जिसका खर्चा कम से कम 4 से 5 लाख रुपए है। उस टाइम 11 साल की होके ये तो नहीं पता था कि पापा अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं, पर मेरी भी हिम्मत नहीं हुई। थोड़ा सा दर्द और दुख तब हुआ जब पापा ने बोला तुम हरी सब्जियां नहीं खाती हो ना, इसी वजह से तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ी। घर आई तो मम्मी से पूछा, पापा तो जवाब दे ही चुके थे, तो मम्मी से पूछा मम्मी हाइट क्यों नहीं बढ़ती मेरी? मम्मा ने बताया कि मेरी दादी की हाइट कम थी। शी वॉज एग्जैक्टली 4 फीट 9 इंचेस। तो मम्मा ने बोला ये जेनेटिक है, इसका अब कुछ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कर लो। तो धीरे धीरे मैंने एक्सेप्ट किया। छोटी, बोनी, 4 फुट, 4 फुटिया, छोटा पैकेट, ये बच्चा किसका खो गया है, चुईया। मैं इन्हीं सब नामों के साथ पली बड़ी हूं। स्कूल जाती थी, सब बच्चे इन्हीं नामों से चढ़ाते थे। पर एक दिन कुछ अलग हुआ। स्कूल गई, एक लड़के ने बोला, मजाक में बोला था कि तुम्हारी हाइट तो मेरे लिंग के जितनी है और उससे भी छोटी है। जब उसने मेरी हाइट का कंपैरिजन अपने जेनिटल्स के साथ किया, मुझे ये मजाक बहुत भद्दा लगा। आज भी जब याद करती हूं तो थोड़ी सी घिन आ जाती है। मैं भागते हुए टीचर के पास गई। क्लास 8 में थी मैं टीचर के पास गई। मैंने अपनी क्लास टीचर को बताया कि ऐसे ऐसे उस बच्चे ने मेरे साथ मजाक किया है। टीचर ने कहा तुम्हारी गलती है, छोटी हो, कुछ तो सुनना ही पड़ेगा, और तुमने ही सिग्नल दिया होगा, तभी तो उसकी हिम्मत हुई है इतना कुछ बोलने की। उस दिन मानो मुझे आज तक नहीं याद हुआ क्या था। मैं वहां से भागती हुई बाथरूम में गई रोने के लिए। मैंने एक फिनाइल की बोतल देखी, मैंने फिनाइल की बोतल खोली, मैं पीने जा रही थी, इतने में पीछे से कोई आ गया बाथरूम में। मैंने फिनाइल की बोतल फेंकी और मैं चली गई, वहां से भाग गई। वो दिन था दोबारा स्कूल जाने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। मम्मी पापा तो पहले बोल चुके थे एक्सेप्ट कर लो, तो उनको भी क्या ही बताती। रोज एक बहाना तैयार रखती थी मैं सुबह स्कूल जाने से पहले कि क्या बहाना मारूं, स्कूल नहीं जाऊंगी। जैसे तैसे जिंदगी आगे बढ़ी। मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन किया अपने 2 साल ड्रॉप करने के बाद, क्योंकि स्कूल जाने की हिम्मत नहीं थी तो कॉलेज तो कैसे ही जाती। कॉलेज गई, होटल मैनेजमेंट किया। वहां पे कुछ अच्छे दोस्त बने जिन्होंने मुझे एक चीज समझाई कि मेरी हाइट से ज्यादा भी मेरी कुछ आइडेंटिटी है जो मुझे पहचानने की जरूरत है। जब इंटर्नशिप आई, हर एक ग्रेजुएशन में एक इंटर्नशिप करनी होती है, तो मैंने होटल ताजमहल पैलेस बॉम्बे में इंटर्नशिप की। मैं कोलाबा में थी, वहां मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई। मैं एक लड़के से टकराई जो कि 6 फीट का है। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ। एक दिन सरप्राइजिंगली मैंने भी पूछ लिया, तुम इतना लंबे हो, मैं इतनी छोटी हूं, हम जिंदगी निभाएंगे कैसे? उसने मुझे जवाब दिया, तुम मेरे यहां तक आती हो, दिल की धड़कन सुनती रहना, अपने आप जिंदगी निभ जाएगी। आज भी जब मैं अपने घर में होती हूँ, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, आज भी जब मैं अपने घर में होती हूँ, अपने संसार में होती हूँ, अपने कमरे में होती हूँ,
मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश होती हूँ, पर जैसे ही मैं उस कमरे से, उस घर से, उस संसार से बाहर निकलती हूँ, स्पेशली एक सिविल वर्ल्ड में जैसी निकलती हूँ, एक नजर ऊपर जाती है, एक नजर नीचे जाती है, फिर एक नजर नीचे जाती है, फिर एक नजर ऊपर जाती है। कई लोग आजकल हमें अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की जोड़ी भी बुलाते हैं। लोग कहते हैं क्या बेढंगी जोड़ी है, ये इतना लंबा है, ये इतनी छोटी है, पता नहीं क्या सोच के इससे शादी कर ली इससे। जब घर की गलियों से निकलते हैं तो आज भी खुसर पुसर होती है कि ये तो सरकारी नौकरी वाला है, फौजी है, इतनी छोटी लड़की से इससे शादी क्यों की। तो मेरा दिल थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, उस टाइम थोड़ा सा लगता है। जब रेजिमेंट आई, जब फौज में आई, सिर्फ तब भी डर लगता था, आज भी डर लगता है। मैं किसी नई जगह जाती हूँ, डर लगता है लोग मुझे जज करेंगे, दोबारा कोई ना कोई नया नाम देगा। मैं मेंटली बिल्कुल रेडी जाती हूँ कि नई जगह जा रही हूँ, कोई नया नाम मिलने वाला है। पर जब फौज में आई, यहाँ आई, रेजिमेंट में आई, मुझे एक एक्सेप्टेंस मिली। पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे एक्सेप्टेंस मिली। और जब मैंने अपनी फैमिलीज की तरफ देखा तो पता चला कि उनके लिए मैं रोल मॉडल हूं। तो मुझे अपना ही मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। तो वहां जाके एक और नई आइडेंटिटी मिली। पर कुल मिला के मैं छोटी हूं, मेरी हाइट कम है, ये मैंने तो चूज नहीं किया था। मैं छोटी हूं तो लोगों के पेट में दर्द क्यों होता मुझे आज तक समझ में भी नहीं आता। लड़की काली हो, गोरी हो, लंबी हो, छोटी हो, उसके बाल स्ट्रेट हो, उसके बाल कर्ली हो, वो चलती कैसे है, वो बैठती कैसे है, इन सब चीजों की हमारी सोसाइटी में एक डेफिनेशन बनी हुई है। लोगों ने एक बकायदा मैनुअल बना रखा है, जिस मैनुअल की हमें जरूरत नहीं है, पर एक मैनुअल बना रखा है। यहां तक एक वर्डिक्ट पास हुआ कि मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाऊंगी। हुई तो बच्चा पैदा ही नहीं कर पाऊंगी। बकायदा जब प्रेगनेंसी चल रही थी, कभी इमरजेंसी में डॉक्टर के पास ले गए तो लोग कहते थे मिसकैरेज हो गया होगा, फिर वापस बेबी लेके आ जाया करती थी मैं। आज मेरी बेटी इस महीने 31 तारीख को 3 साल की हो जाएगी। टचवुड, भगवान उसको लंबी उम्र दे। उसका नाम किनाज है। जिस दिन वो पैदा हुई उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कितना लंबा सफर काटा है उस बाथरूम में सहमी हुई लड़की से लेकर आज तक। और आज भी जब मैं अपनी बेटी को देखती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि इसके अंदर भी तो मेरी जीन्स हैं। मेरी दादी की हाइट कम थी, क्या पता, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे उसको वापस उस बाथरूम में नहीं घुसाना। सच बता रही हूँ, बहुत बहुत अंधेरा है वहां पर। मैं नहीं चाहती कभी वो उस बाथरूम में जाए। मैंने, जब मेरे हस्बैंड फील्ड में जाते हैं तो सारे, जैसे सब यहाँ फौजी वाइफ्स बैठी हैं उनकी तरह मैं भी अपना घर संभालती हूँ, अपने हस्बैंड के पेरेंट्स को संभालती हूँ, उसके बच्चे को संभालती हूँ, उसके डॉग को भी संभालती हूँ, सब कुछ संभालती हूँ। मैं एक नॉर्मल गृहिणी की तरह जिंदगी काटती हूँ। मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं सेल्फ लव, वुमेन एम्पावरमेंट, बॉडी शेमिंग के ऊपर कंटेंट शेयर करती हूँ, कुछ मीम्स भी शेयर करती हूँ। 16,000 फॉलोअर्स है मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं एक स्मॉल बिजनेस भी रन करती हूँ। फ्रीलांसिंग में ब्रांड्स को हेल्प करती हूँ ग्रो करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर। तो जब सेल्फ डाउट के बादल फिर से मंडराते हैं तो मैं कभी कभी सोचती हूँ, क्या ये लोग, जितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे बिजनेस से सामान खरीद रहे हैं, क्या ये इस वजह से खरीद रहे हैं कि इनको तरस आ रहा है कि हाय ये बेचारी, इसके साथ इतना कुछ हुआ है। फिर मेरे हस्बैंड हंसते हुए बोलते हैं, तुम्हारा कोई मजाक उड़ाए, तुम्हें कोई कुछ बोले तो दिक्कत, कोई कुछ ना बोले तो दिक्कत। तो कुल मिला के मैंने अपनी उड़ान, अपनी ऊंचाई इन हील्स से ऊपर डिसाइड कर ली है। मुझे अच्छा तब लगेगा जब ये दुनिया अपनी सोच इस हील से ऊपर लेके आएगी, तब जाके थोड़ा मुझे लगेगा कि हाँ
थोड़ा सा मैंने सोसाइटी में चेंज लाया है और ये सोसाइटी कल मेरी बेटी के लिए बेहतर बनेगी। थैंक यू। धन्यवाद आशना। वो कहते हैं ना कि मजबूत होने का मजा ही तब है जब सारी दुनिया आपको कमजोर बनाने पर तुली हो, आपको हर कदम पर सफलता मिले और आप हम सभी को हमेशा प्रेरित करती रहना। Put your hands together for Ashna. हमारी अगली अस्मिता आइकन है लेफ्टिनेंट ज्योति। लेफ्टिनेंट ज्योति की जीवन हम इन शब्दों में बयां कर सकते हैं। बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। यह कहानी है एक निडर गृहिणी की, जिन्होंने अपने पति नायक दीपक कुमार की शहादत पर हिम्मत ना हारते हुए हर विपरीत परिस्थिति का डटकर सामना किया। आज लेफ्टिनेंट ज्योति आर्मी में ऑर्डिनेंस ऑफिसर हैं। तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम एक ऐसी चिंगारी हो, तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। तो आइए हम सुनते हैं लेफ्टिनेंट ज्योति का गृहिणी से फौजी अफसर बनने तक का सफर। Give a big round of applause to Jyoti, Lieutenant Jyoti. एक ऐसे वीर की धर्मपत्नी बनने का सौभाग्य मैंने पाया है जो शेर की तरह जिया, तिरंगा जिसने अपने ऊपर लहराया है। कायर और डरपोक की जिंदगी से जुड़ने से लाख अच्छा शहीद की पत्नी कहलाना है। गर्व से चलूंगी, फख्र से कहूंगी, हूँ पत्नी उस वीर की जिसने जीवन अपना भारत माँ के चरणों पे चढ़ाया है। जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट ज्योति, अ प्राउड वाइफ ऑफ लेट नायक दीपक कुमार and a mother blessed with 2 kids. I was not an ambitious person. I always had a simple dream to be a simple homemaker. और मैं अपनी जिंदगी बिल्कुल वैसे जी रही थी जैसे मैंने कभी कल्पना करी थी, लेकिन डेस्टिनी को मेरे लिए कुछ और ही प्लान मंजूर था। 20 मई 2018 मानो मेरे हस्बैंड की शहादत के बाद मेरी पिक्चर परफेक्ट सी दिखने वाली जिंदगी अचानक बदल गई और मेरा जीवन एकदम से लोगों के लिए लाचारी और बेबसी का प्रतीक बन गया और मेरे बच्चे दया का पात्र। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर पति के बाद स्त्री से सिर्फ इतनी ही कल्पना करी जा सकती है कि वो अपने बच्चों का लालन पालन करेगी, और मेरा हमेशा से गृहिणी होने के कारण समाज मेरे लिए इससे ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं रख रहा था। जहां समाज को मेरा जीवन अंधकार में लग रहा था, वहीं मेरी माँ का मेरी परिस्थितियों को देखने का एक अलग ही नजरिया था। उन्होंने मुझे कहा, बेटा, टेक दिस सिचुएशन एज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रंस। तेरी ये परिस्थितियां तेरे लिए एक अवसर बन सकती है अगर तू अपने आप को अपने बच्चों के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करे, उन्हें सिखाए कि जीवन को परिस्थितियों से हार कर नहीं बल्कि उससे लड़कर जिया जा सकता है, और उन्हें ये सिखाने का कि परिस्थितियों से जो लड़ा है जग में सर उठाए वो ही खड़ा है। और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर लाइन कही कि बेटा, अब तुझे जन्म देने वाली नहीं कर्म देने वाली मां बनना है। मानो उनकी इस बात ने मेरे अंधकार में जीवन को प्रकाश से भर दिया, और मैंने उस दिन निर्णय लिया कि मुझे जीवन में कुछ अच्छा करना है, लेकिन क्या अभी इस बात का जवाब मिलना बाकी था। लेकिन कहते हैं अगर भावना अच्छी हो तो भगवान भी साथ निभाते हैं। एक कदम साहस का तुम बढ़ाओ, 100 द्वार वो खोलते जाते हैं। जरूरत होती है तो सिर्फ एक अच्छी सोच और साहस भरे एक कदम की। और मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि इंडियन आर्मी में वीर नारी की एक एंट्री होती है जिसके लिए हम 35 एज तक एलिजिबल होते हैं और जिसकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। मानो उसकी बात ने मुझे मेरे हस्बैंड के कहे उन शब्दों से जोड़ दिया जो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में कहे थे कि ज्योति,
अगर मुझे कुछ हो गया तो तू आर्मी ज्वाइन कर लेना। अब जैसे मेरे पास मेरे हस्बैंड के शब्द उनकी अंतिम इच्छा के रूप में, एक लक्ष्य के रूप में मुझे मिल गए थे। मैंने अपने हस्बैंड के सीईओ कर्नल देवेंद्र सर को कॉल करा और उन्हें बताया कि सर मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ये कहना आप चाहते हैं मैं फॉर्म भरूं ताकि मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। और उस दिन से मेरे हस्बैंड की रेजिमेंट, दी महार रेजिमेंट, हमेशा मेरे संघर्ष के दौर पे मेरे साथ खड़ी रही। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि मैं एसएसबी बनना चाहती हूँ या फिर आर्मी में जाने की इच्छा रखती हूँ, उन्होंने मुझे मेरी कमियां गिनाना शुरू कर दिया। और मेरी सबसे बड़ी कमी एक गृहिणी होना था। किसी भी प्रकार का कोई भी नौकरी का अनुभव ना होना, पढ़ाई में 8 से 10 साल का गैप, 2 बच्चों की माँ, सी सेक्शन डिलीवरी, ओटीए की कठोर ट्रेनिंग, और मानो हर दिन के साथ ये लिस्ट बढ़ती ही जाती थी। लेकिन अब इस माँ ने भी ठान लिया था, राह जितनी कठिन होगी मेरे बच्चों को मिलने वाली सीख भी उतनी ही अधिक मजबूत होगी। मेरा मार्गदर्शन महार रेजिमेंट के 2 बहुत ही अनुभवी ऑफिसर ब्रिगेडियर चीमा सर और कर्नल एमपी सिंह ने किया। ये राह जितनी चुनौतीपूर्ण मेरे लिए थी उतनी ही उनके लिए भी थी, क्योंकि एक महिला जिसका जीवन हमेशा गृहस्थ कार्यों पे बीता है, उसे खुले आकाश में उड़ना सिखाना इतना आसान उनके लिए भी ना था। लेकिन उन्होंने हमेशा मेरे पे विश्वास बनाए रखा। 1, 2, 3 एसएसबी में रिजेक्शन के बाद भी मैंने अपना निरंतर प्रयास जारी रखा, क्योंकि प्रयास के समय मेरे भाइयों का सहयोग और मेरे बच्चों की स्माइल मुझसे जैसे यही कहती थी, मारक हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना हारना ऐ माँ, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लेकिन अब तक एसएसबी ना होने के कारण लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया था, हमने पहले ही कहा था फौज ज्वाइन करना, और वो भी एक गृहिणी के लिए 2 बच्चों की जिम्मेवारी के बाद इतना आसान थोड़ी है। अभी स्टेट गवर्नमेंट नौकरी दे रही है, ले लो, वरना बाद में वो भी नहीं मिलेगी। लेकिन अब मुझे नौकरी नहीं, सेंस ऑफ अचीवमेंट चाहिए था, और मैं अपने बच्चों को हार कर तो राह बदलना बिल्कुल नहीं सिखाना चाहती थी। इसीलिए मैंने अपना निरंतर प्रयास जारी रखा, और इसी प्रयास के कारण अपने चौथे अटेम्प्ट पे मैं एसएसबी क्लियर कर पाई। लेकिन अभी तो आधा ही सफर तय हुआ था, क्योंकि ओटीए की कठोर ट्रेनिंग मेरा इंतजार कर रही थी। At the age of 32, doing training with the cadet 9 to 10 years younger than me, it was a difficult challenge. Indian Army also wants their Veer Nari to inspire pride, not pity. That's why we only get age waiver. We have to prove ourselves worthy for the uniform during our SSB and physically and mentally at par with other cadets ड्यूरिंग अवर ट्रेनिंग। फिजिकली और मेंटली तो इस एकेडमी सबके लिए टफ होती है, लेकिन कोविड-19 बैच होने के कारण मेरे लिए इमोशनली भी ट्रेनिंग काफ़ी टफ होती जा रही थी, क्योंकि 1 साल मैं अपने बच्चों से मिल नहीं पाई। और मेरे हर दिन की शुरुआत सिर्फ इस एक सपने के साथ होती कि एक दिन मेरे बच्चे इस एकेडमी में आएंगे और अपनी माँ के कंधों को सितारों से सजाएंगे। और यही वो सपना होता जो मुझे दिन भर के कठोर परिश्रम के लिए तैयार करता। मैं शायद कभी 2 से 3 किलोमीटर भी पैदल नहीं चली थी, लेकिन ओटीए में 40 से 60 किलोमीटर की लॉन्ग रन, 15 से 17 केजी का वेट और हाथ में एक राइफल लेके सिर्फ इस उम्मीद से कर पाती थी कि दूसरी तरफ मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं और मेरे हर बढ़ते कदम मुझे उनकी तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी टेस्ट नहीं कर पाते हम रेलीगेट हो जाते हैं, और ये माँ बिल्कुल रेलीगेट होना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। 20 नवंबर 2021 आज वो दिन था जिस दिन मैंने अपने सपने को साकार किया, और मेरे बच्चों की आंखों में आज उनकी माँ के प्रति गर्व की वही भावना थी जो मैं देख रही थी और देखना चाहती थी, और आज वो अपनी माँ के कंधों को सितारों से सजा रहे थे।
मीडिया इंटरेक्शन के दौरान मेरी बेटी कहती है, माई मदर इज द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड. I am feeling very proud on her, and when everybody call her Veer Nari, Veer Nari, I feel so proud on her, so proud on her. One day I will make her more prouder than what she is making me today. और वो लास्ट में कहती है कि I would like to thanks Mahar Regiment, because of that regiment today my mama is here. मेरी बेटी की इस बात ने आज जो मेरी मानो एकेडमी की सारी थकान हटा दी, क्योंकि जो मैं अपनी बेटी को सिखाना चाहती थी, आज मेरी 8 साल की बेटी वो सीख चुकी थी. वो समझ चुकी थी कि उसके पापा ने उसकी माँ के लिए एक सम्मान का शब्द छोड़ा है, वीर नारी, और वो अपने पापा की रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, और मैं दिल से कहती हूँ कि मेरे को ये भी जिस हिसाब से मेरे हस्बैंड के रेजिमेंट ने मेरा साथ दिया, तो जब लोगों ने बोला फौज में चली जाएगी, पति भी गया, तेरे को भी कुछ हो गया, तो मैंने विश्वास के साथ ये कहा कि मेरे हस्बैंड की रेजिमेंट है मेरे बच्चों को देखने के लिए. और 5 माउंटेन DOU मुझे मेरी प्रथम यूनिट के रूप में मिली. वहाँ CO और सारे अधिकारीगण ने मुझे एक इंडियन आर्मी के ऑफिसर के रूप में मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सब समझाया, और मैं अपनी प्रथम यूनिट का हमेशा से दिल से आभार व्यक्त करूंगी. आज मैं जब यहाँ से पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैं पाती हूँ, इनिशियली इट वाज अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द इंडियन आर्मी विच ड्रोव मी टू द प्लेस वेयर आई एम टुडे. बिकॉज मेरे हस्बैंड 40 डेज गनशॉट लगने के बाद RR में एडमिट थे, तो जिस तरीके से RR के डॉक्टर स्टाफ ने मेरे हस्बैंड और मेरा ध्यान रखा, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ 40 दिन RR हॉस्पिटल में ही थी, उसने मेरा मन इंडियन आर्मी के प्रति सम्मान से भर दिया. और मेरे हस्बैंड के बाद मेरे हस्बैंड की रेजिमेंट द महार रेजिमेंट ने जिस तरीके से मेरा साथ दिया, जिस रेजिमेंट में मैं कभी अपने हस्बैंड के साथ नहीं गई थी, वहाँ पर सिर्फ एक फ़ोन कॉल और मानो मेरे संघर्ष के दौर पे पूरी रेजिमेंट मेरे साथ खड़ी थी. आज मैं यूनिफॉर्म पहनने के बाद ये कहती हूँ कि पहले एक वीर नारी के तौर पे मेरे हस्बैंड की रेजिमेंट मेरे साथ खड़ी रही, और आज मुझे ऐसा लगता है कि मानो मेरे लिए वो मेरा मायका हो. अगर मुझे कोई भी परेशानी हो तो एक बेटी जिस उम्मीद के साथ अपने मायके की तरफ देखती है, मैं अपने हस्बैंड की रेजिमेंट को देख सकती हूँ. At last, I would like to say, don't be afraid to push yourself out from your comfort zone and to push yourself to the next limit. Remember, every challenge comes with a valuable lesson, and that lesson will help you to become the better version of yourself. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Lieutenant Jyoti. You have shown us how the Indian Army instills pride in the Veer Naris and never pity. That's why we always say, फौज ही हमारा परिवार है, और इस परिवार के सदस्य हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं. जोरदार तालियां एक बार फिर से हो जाएं लेफ्टिनेंट ज्योति के लिए. And now we have our guest speaker, Dr. Arunima Sinha. She is a real braveheart, a woman of steel, epitome of courage, a lion heart, bold as brass, and the list is truly endless. She is a real hero. आइए आपको दिखाते हैं ब्रेव हार्ट डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा की दिलेरी और साहसिकता भरा सफर. 2011 में चलती ट्रेन से मुझे बदमाशों ने एक गोल्ड चेन पहनी थी. चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था. लखनऊ से दिल्ली आ रही थी. कंपार्टमेंट में बहुत सारे, जनरल कंपार्टमेंट था, बहुत सारे लोग थे. किसी ने मना नहीं किया. एक प्लेयर का जो स्पिरिट होता है वो अपने आप जब कोई छीनने की कोशिश करता कुछ भी वो देता नहीं है. मेरे में भी था, मैंने मना किया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से वो 4-5 में उन्होंने बाहर फेंका. दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई, फिर नीचे गिरी. दोनों ट्रेनें निकल गईं. कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था.
थाई को उठा के इधर मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा, दूसरे पैर की हड्डियाँ टूट टूट के बाहर निकल चुकी थी। पूरी रात में चिल्लाती रही ट्रैक पे कि कोई बचा ले, कोई नहीं आया बचाने। ट्रैक पे आपने ट्रेन की ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे देखे होंगे, मेरे कटे हुए पैर पे आग के मेरे पैर कुतर रहे थे। पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला जिंदा है तू, बाकी कुछ में हौसला मेरे चुनू की आगे अंबर पड़ा ही मांगे, करता तू जो फैसला। टूटी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। जीत का पता अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा। Thank you so much. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. Namaste. मैं भी सुबह से सुन रही हूँ और इतनी मैं सबसे पहले अस्मिता के बारे में कहना चाहूँगी कि मैम अमेजिंग है। कहते हैं ना कि जब अस्मिता, हर नारी का जो सम्मान होता है वो कहते हैं ना अस्मिता होती है, वो नाम ही अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ है। और मैं आपको बताऊं कि एक एक जन की स्टोरी मैंने सुनी है और अंदर से हिला देने वाले था। तो मैं उसके लिए सिर्फ वो 2 लाइन बोलूंगी, शायद आप सभी जानते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तब्दीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। तो हर वो जितनी भी हमारी बहनें थी उस सभी ने अपने आप में एक पावरफुल था, जिसने अपने दम पर कहता ना कि हमने अपना दम पर अपना झंडा रखा है, तो सबने वो कर दिखाया है। मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, मैं तो एक माउंटेनियर, एक प्लेयर हूँ। और मैं मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, अस्मिता प्रेसिडेंट मैडम अर्चना मैडम, और यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे उसके कार्यकारी या फिर कह सकते पूरा परिवार। क्योंकि परिवार मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं भी एक आर्मी पर्सन की बेटी हूँ। मेरे पिताजी आर्मी में EME कोर में थे। मैं बहुत छोटी 3 से 4 साल में, मैं 3 से 4 साल की थी
तभी उसी समय पिताजी का देहांत हो गया। तो लेकिन मैंने अपने भाई बहनों से सुना है कि वो साइकिलिंग करते थे और साथ में रनिंग करवाते थे। तो मैं छोटी थी, मैं भी अपना जितना भी दौड़ पाती थी मैं दौड़ती थी। तो कहीं ना कहीं वो जो भी चीजें आई हैं, तो जो एक बैकग्राउंड है, एक स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड, एक जो पिता का और मेरी माँ का जो सबसे बड़ा कहते हैं ना हिला देने वाला था, जो उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उसके लिए मैं उन अपने परिवार को धन्यवाद दूंगी और आज आप सबको धन्यवाद दूंगी, क्योंकि आज ज़्यादा से ज़्यादा मुझे युवा यहाँ पे दिख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोग हैं यहाँ पे, और यंग किसी को सुने ये बहुत बड़ी बात है। आप सब मुझे भी सुनेंगे, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं कुछ और नहीं, मैं छोटी छोटी अगर शेयर करूं कि जैसे मैंने अभी मैं सुन रही थी सुबह, तो स्वामी विवेकानंद जी मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं। स्वामी जी की एक छोटी स्टोरी है कि बहुत सारे, शायद आपने भी पढ़ी होगी वो स्टोरी, कि जंगल में वो चल रहे थे, अचानक बहुत सारे बंदर आ गए और स्वामी जी भाग नहीं पा रहे थे, बंदरों ने घेर लिया ऐसे। फिर स्वामी जी किसी एकदम डर गए थे कि वो काट लेगा, कोशिश कर रहे थे भागने की, तो बंदर और उनकी तरफ बहुत तेजी से दौड़ रहे थे। अचानक किसी ने उनसे कहा कि रुको, उनका सामना करो, डट कर सामना करो। स्वामी जी डंडा उठाए, नीचे डंडा पड़ा था, जनरली ऐसे डंडा ऐसे उठाए और उठाते ही उन बंदरों की तरफ लेके दौड़ा लिया। आज मैंने जितनी भी हमारी बहनें थी, जितना भी मैंने सुना है, उनसे ये सीखा है कि जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, आप अपनी प्रॉब्लम्स को डंडा उठाकर लेकर के उसके पीछे दौड़ जाते, प्रॉब्लम्स अपने आप भाग जाती हैं। मैंने उन बहनों से सीखा है। आज मैं बैठे बैठे यही सोच रही थी कि भाई, और मैम हमें सुनने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी आप लोगों ने वीडियो में मुझे देखा थोड़ा सा कि वो एक ऐसी परिस्थिति थी कि जब एक अरुणिमा हॉस्पिटल के बेड से मैं चिल्ला चिल्ला करके कह रही थी कि मैं अगर स्टार्ट करूं शुरू से कहूं अगर, तो मैं कुछ जॉब इंटरव्यू था, मैं लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, ऐसे 4-5 लोग ट्रेन में घुसे हैं और जो भी ज्वेलरीज वगैरह था सबका उन्होंने छीनने की कोशिश की। उन्होंने मेरे गले में सोने की चैन थे, उन्होंने छीनने की कोशिश की, मैंने भी विरोध किया। एक वॉलीबॉल नेशनल, मैं 7 टाइम नेशनल प्लेयर रह चुकी थी, तो उसका एक अंदर था स्पोर्ट्स पर्सन वाला, वो 4-5 थे, मुझे ऐसे उठाकर चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। दुर्भाग्य था उसी समय दूसरी ट्रैक से ऐसे ट्रेन आ रही थी, मैंने हैंडल को पकड़ने की कोशिश की थी, जो गेट का हैंडल होता है ट्रेन का, मैं पकड़ नहीं पाई, मेरा इतना पार्ट ऐसे बाहर था और थोड़ी देर बाद मैं पिंग पोंग होकर टकरा के नीचे गिर गई। दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शंस में निकल गई थी। मैं बिल्कुल भी, मेरा माइंड कॉन्शियस काम कर रहा था लेकिन मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैं देख पा रही थी, असहनीय पेन था, शायद मैं शब्दों में बयां कर पाऊं। मैं थोड़ी देर बाद मैं कोशिश कर रही थी मैं खड़ी हो जाऊं, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। मैंने जब अपने कटे हुए पैर को ऐसे उठाया था थाई से, तो मेरा पैर जीन्स में कट के हैंग हो रहा था और दूसरे पैर की हड्डियां टूट के जीन्स के बाहर आ गई थी सब। और तब मुझे लगा, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा था, तब मुझे लगा कि मैं नहीं चल पाऊंगी। छोटे छोटे पत्थर होते हैं ट्रैक पे, मैंने उन पत्थरों को ऐसे हाथों में लिया है और ऐसे पेट के बल में लेट गई थी। ये सब एल्बोस, दोनों कॉलर बोन, बहुत सारी चोटी, स्पाइन में मेरे 3 फ्रैक्चर्स थे। लगातार मैं उसी ट्रैक पे थी और मुझे ऐसे मेरा सिर था पत्थरों पे, और जब ट्रेन आती तो मुझे वाइब्रेट होता था, सब सुनाई देता था। थोड़ी देर मुझे दिखाई देना, फिर बाद में थोड़ी देर बाद दिखाई देना भी बंद हो चुका था। मुझे लगा कि मैं नहीं चल पाऊंगी। उन पत्थरों पे ही मैं अपना दर्द निकालने की कोशिश कर रहा, सोच रही थी कोई मुझे बचा ले, लेकिन कोई नहीं था। उसमें 1-1:30 बजे रात की घटना थी। इतना ही नहीं, लोग जब ऐसे क्रॉस करते थे, ट्रेन जब निकलती थी, लोग टॉयलेट करते थे, मेरे ऐसे साइड में पड़ता था और मैं बेबस, लाचार, मैं ऐसे साफ नहीं कर पाती थी। आज मुझे रोना होना नहीं आता, उस समय आता था, अब नहीं आता, अब नहीं आता मुझे रोना होना। मैं आपको बताऊं, मैं साफ नहीं कर पा रही थी और मैं आपको बताऊं, फिर लगातार इतना ही नहीं, जब मूवमेंट खत्म हो गया, चूहे थे और मेरे ऊपर घूम रहे थे और मैं बेबस लाचार उसी पे पड़ी थी कि 7 घंटे हो गए थे मुझे उसी ट्रैक पे पड़े।
मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और जो भी वहाँ का बरेली का जनरल जिला हॉस्पिटल था, वहाँ अस्पताल था, वहाँ ले जाया गया। फिर वहाँ से मुझे ले गया किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, फिर लाया गया मुझे एम्स में नई दिल्ली। मेरी जिंदगी की असली स्ट्रगल, बहुत सारे लोगों का पैर ऐसे कटता है, लोग खड़े होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आए दिन घटनाएं होती रहती, लोग खड़े होते करते हैं। लेकिन मेरी जिंदगी का असली स्ट्रगल एम्स से शुरू हुआ, जब मैं 20 से 25 दिन बाद जब डॉक्टरों ने बुलेटिन जारी किया है और कहा कि अरुणिमा बातचीत कर सकती, तो बातचीत का तो पता नहीं था, लेकिन मुझे बस जानना था कि बाहर हो क्या रहा है। तो जब प्रिंट मैंने न्यूज़पेपर मंगाना शुरू किया तो उसमें मेरी फोटो पट्टी लगी हुई, तो खुश भी होती थी मैं, अच्छा फोटोज है। अच्छा, फिर नीचे का कंटेंट जब पढ़ा मैंने कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, टीटी आने पर अरुणिमा ट्रेन से कूद गई। आप इमेजिन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, नेक्स्ट डे जब सुबह अगले दिन मैंने जब पेपर मंगाया था तो उसमें था कि अरुणिमा सुसाइड के लिए गई थी, फोटो वही, नीचे लिखा हुआ अरुणिमा सुसाइड के लिए। कैन यू इमेजिन? जिस इंसान का मैटर नहीं करता वो लड़की है लड़का, मैटर नहीं करता मेल है फीमेल है, मैटर सिर्फ इतना है कि वो एक इंसान है। पूरी जिंदगी का उसका एक शरीर का एक अंग निकल चुका, पूरी जिंदगी का पता नहीं व्हील चेयर या बेड से कभी उठ भी पाएगी कि नहीं। मैं बेड से उठ नहीं पा रही थी, मेरे स्पाइन में फ्रैक्चर था और पूरी मोशन वगैरह 22-23 साल तक मैंने एकदम नॉर्मल सब कुछ किया और अचानक बेड पे आ जाना, मोशन वगैरह सब कुछ पॉट में था। आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं उसकी मनोदशा क्या होगी। एक मध्यम वर्गीय फैमिली, मुझे लगता है कि मैं एक मध्यम वर्गीय फैमिली से हूं, इसलिए मैं बता रही हूं, एक मध्यम वर्गीय फैमिली की लड़की से नॉर्मल में जीना इतना मुश्किल है, विकलांगता के साथ कितना जीना मुश्किल है, कोई मुझसे पूछे। उसके बाद हॉस्पिटल से ही जब मैं कॉमनवेल्थ वार्ड में थी, है एक वार्ड है उसमें, और एक अकेला बेड था, मैं उसमें थी और मैं अपनी बातें चिल्ला कैसे, बड़ा सा हॉल जैसा है, और मैं अपनी बातें चिल्ला कर कहते, अरे भाई मेरे पास टिकट था, ये रहा टिकट, कोई तो देख लो। सिस्टम से लड़ना इतना आसान नहीं होता है। तब जब मेरी बातें कोई नहीं सुन रहा था, तब मैंने हॉस्पिटल के बेड से डिसाइड किया कि आज आपका दिन है, जितना चाहो बोल लो, कल मेरा दिन आने वाला, मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं क्या हूं। और हॉस्पिटल के बेड से लाइफ का सबसे टफ गेम लिया था मैंने, माउंटेनिंग। चाहती तो मुझे जॉब ऑफर कर दिया था, जॉब मुझे ऑफर हो गई थी, चाहती तो मैं जॉब ज्वाइन कर लेती, लग्जरी ऑफिस, लग्जरी मतलब लग्जरी जीवन जीते। लेकिन फिर मैं दोहराऊंगी कि क्या मुझे अस्मिता या फिर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे कभी मिलता, या हमारे जो इतनी प्यारी ऑडियंस है कभी इनके सामने बात करने का मौका मिलता? कभी नहीं, कभी नहीं मिलता। स्वामी विवेकानंद जी, मैंने पहले ही कहा, मेरे स्पिरिचुअल गुरु हैं। वो कहते, जब मैंने पढ़ा था, मैं फॉलो करती हूँ उनको, तो मैंने पढ़ा था, वो लिखते हैं ना कि हम अपने भाग्य के लेखक होते हैं, जैसे अपने भाग्य को लिख सकते हैं। यकीन मानिए, जब मैंने उसको पढ़ा था तो मुझे कुछ समझ बाउंस चला गया था, लेकिन जब जिंदगी में वो चीजें गुजरना शुरू हुई तब मुझे समझ में वाकई में हम अपने भाग्य के लेखक होते हैं। मैं चाहती तो ऐसे आराम से जीवन नॉर्मल कर सकती, लेकिन जिंदगी ने जब यू टर्न लिया, मैंने जॉब का इसको जब चाहूंगी तब ज्वाइन कर लूंगी, लेकिन अभी जो तय किया उसको अभी मेरा उसको करना है। मेरा ऐसा नहीं था मुझे किसी को प्रूफ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो चुका था मेरा, जो मतलब एक नारी की अस्मिता जो एकदम खत्म होने पे थी, उस नारी की अस्मिता को वापस लेके आना था, और तब मैंने माउंटेनिंग करना शुरू किया है। हॉस्पिटल से अब होता क्या, जब लीक से हटकर आप कोई गोल बनाते, शायद आपके साथ भी होता होगा, आप सभी के साथ होता होगा, जब लीक से हटकर आप कोई गोल बना लेते हैं तो आसपास के लोग क्या करते हैं, आपके फैमिली मेंबर सब कह देते हैं कि क्या यार पागलपन है, ये नहीं हो सकता। आपके लोग बोल देते हैं। अब एक लड़की का पैर ना हो, दूसरे पैर में रॉड, मेरा थाई टू नी एंड नी टू एंकल, प्लेट फिर रॉड है, और ये तो प्रोस्थेटिक है, तो लोग कुछ तो कहेंगे। मुझे हॉस्पिटल में मानसिक डॉक्टर तक देखने आ गया था। आप यकीन मानिए, जब आप लीक से हटकर कोई गोल बनाते हैं तब लोग हंसते हैं, और जब जब जिस पर यह समाज हंसा है, उसी ने इतिहास भी रचा। ये भी एक इतिहास है, इतिहास उठा करके आप देख सकते हैं। और मेरी ये कोई किताब की बातें नहीं है, ये मेरी कोई किताब की बातें नहीं, एक एक पल का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। लोगों ने मुझे फ्रंट से बोला था कि अरुणिमा, माउंटेनिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पैर। लोगों ने मुझसे कहा था कि अरुणिमा, सबसे ज्यादा जरूरी है, तेरे पैर ही नहीं है, तू कैसे करेगी माउंटेनिंग, पॉसिबल नहीं है।
हॉस्पिटल से निकलते लोग क्या सोचते, अपना जीवन यापन, जिंदगी, नौकरी। मेरे दिमाग में सिर्फ 2 चीजें थी। एक तो जिन जिन लोगों ने आलोचना की है उनका जवाब कैसे देना, दूसरा एवरेस्ट सबमिट कैसे करना। मैं कोई नहीं गई अपने घर, लोग अपने घर जाते, माँ से मिलते, मैं ऐसा नहीं मेरी माँ मुझे कमजोर करती ना, हमेशा ताकत दिया उन्होंने मुझे, लेकिन मैं उस राह से भटकना नहीं चाहती थी। और स्टार्टिंग में हॉस्पिटल से निकलते सीधा मैं जमशेदपुर पहुंची, बछेंद्री मैम से जब मिली हूँ, उनके ऑफिस की सीढ़ियां में चढ़ रही तो मेरे पैरों से ब्लड आ रहा था। मतलब पैर मेरे, ये हड्डियां जुड़ी नहीं थी, यहाँ मेटल लगा था, मेटल के स्टिचेस आते हैं वो लगे थे, ये प्रोस्थेटिक लग गया था, लेकिन जब मैं बॉडी का वेट अपने पैरों पे लेती थी तो ब्लड आ जाता था, स्टम्प से ब्लड, ये सब यहाँ से स्टिचेस लगे थे। मैं बोली क्या है, क्यों इतना जल्दी, क्यों अरुणिमा? तो जब मैंने उनको अपना प्रपोजल बताया कि मैम मुझे माउंटेनिंग करना है, एवरेस्ट के लिए ट्राई करना है, उनकी आंखों में आंसू आ गया। तो उन्होंने बोला अरुणिमा तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा, तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह क्लब तो सिर्फ लोगों के लिए है। यकीन नहीं मानेंगे आप लोग, मेरे परिवार से किसी को यकीन नहीं था। मैम ने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा है, मेरे जीवन में रोशनी लाने वाली, मतलब एक शब्द का मैं उनके लिए उपयोग कर रही हूँ कि जो शायद हर चीजों को बयां कर देता है। मेरे कंधों पे ऐसे हाथ रखा है उन्होंने, और उन्होंने बोला अरुणिमा एवरेस्ट आसान नहीं, अच्छे अच्छे हौसले तोड़ देता, देखते तू कितनी देर तक रुकती है। और मैंने कहा मुझे मौका तो देके देखिए। और मुझे भी नहीं पता था कि ऐसे होगा भी, मुझे खुद नहीं भरोसा था। जब वाकई में कहने और करने में बहुत फर्क होता है। जब हम होता क्या ना, मॉर्निंग में शायद आप सबके साथ भी होता होगा, वैसे तो हम एक डिसिप्लिन में बंधे हुए, एक डिसिप्लिन परिवार से हम बात कर रहे हैं, कह सकते हैं एक डिसिप्लिन ही मेंटेन होता है यहाँ पर, जो उसकी पहचान ही है। लेकिन फिर भी जब होता क्या, जब सुबह सुबह घड़ी बजती, हम तय करते हैं कि हम 5 बजे उठ जाएंगे और रनिंग करने जाएंगे, योगा करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन जब 5 बजता, घड़ी बजती, अलार्म बजता, हम बंद करते दोबारा सो जाते हैं। बहुतों को साथ होता है ऐसा, सबके घर में होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस दिन आपके अंदर से वो चीजें आएंगी, आपको घड़ी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे कभी नहीं लगानी पड़ने की जरूरत पड़ती, कभी भी नहीं लगानी पड़ती। बस वो चीजें, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपना लिख लिख के चीजें याद रखो। मेरा मानना है वो चीज ही क्या जो तो आपको लिखना पड़े, अंदर से आनी चाहिए वो चीज। जिस दिन अंदर से आ गया उस दिन लिखने की जरूरत, मतलब दिल, जिगर, किडनी, लीवर, हर समय वही मेरा हर समय वही रहता है। जिस चीज के बारे में सोच लिया, अगर करना है तो फिर करना है। खैर, जब मैं माउंटेन में मुझे टाइम बहुत कम है इसलिए मैं बताऊं आपको, जब मैं माउंटेन पहुंची हूं, अब हर जगह वो बाउंडेशंस होता था, जैसे हर वुमेन्स ने फेस किया था। बछेंद्री मैम मुझे सी ऑफ करने गई थी काठमांडू, जब फाइनली एवरेस्ट के लिए गई थी। तो शेरपा होता है, हर बड़े पीक के लिए एक गाइड को लेते हैं, बड़े माउंटेन्स के लिए जब जाते हैं। तो गाइड ने जब मुझे देखा, बोला अरे एक पैर तो इसका मेटल है, दूसरा पैर के अंदर मेटल है, क्रैक हो जाएगा माइनस टेम्परेचर में, ये तो बिल्कुल जा ही नहीं सकती। अब मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि मैं तो वहां बहुत जूनियर थी, मैं तो बोल भी नहीं सकती थी। अच्छा, ब्रीफिंग में फिर मैम ने उसको बोला चुप रहे तू। मैम ने बहुत, मतलब बछेंद्री मैम ऐसी है ना कि अगर मुर्दा भी पड़ा रहे डांट दे तो उठ के खड़ा हो जाएगा, सच में। तो मुझे मैम ने कही तू चुप रहे, वो जाएगा, वो जाएगी, प्रॉपर ट्रेनिंग लिया, वो ऐसे नहीं आई है, तू बस साथ रहना, वो कर लेगी, सब कर लेगी वो। तो मुझे थोड़ा सा हौसला आया, बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा लगा, कोई तो एटलीस्ट मेरी तरफ से लड़ रहा। अच्छा, इंडिया से हम 6 लोग थे, अपने भारत से 6 लोग थे। रॉकी एरिया तक सबसे अच्छा, सबसे आगे में चली, एकदम बुलंद हौसले में। कहते हैं ना, जैसे जैसे वो परिस्थितियां आती हैं, जैसे गर्मी लगती है, अगर आपने गोल्ड पहन रखा है तो कलर वही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे पसीना आता है आपके शरीर में, वो जो अगर गोल्ड नहीं पहन रहा उसका कलर उतर जाता है। आप समझ रहे ना? तो जैसे जैसे परिस्थितियां पड़ती हैं उसी हिसाब से वो डाउन होता है। मैं भी जब भाई वैसे तो बड़े शानदार तरीके से गई, लेकिन जैसे जैसे ऊपर गई वैसे हौसले टूटना शुरू किया। मैं अपनी बात बता, टूटना शुरू किया। और मुश्किल तब हुआ, एवरेस्ट में 4 कैंप लगते हैं। कैंप 3 तक बहुत अच्छा, बहुत आगे, सबसे आगे। और कैंप 3 ऐसे होता, काट के लगाते, ऐसे होता, और बर्फ को काटते हैं, फिर टेंट लगाते हैं, और एक रोप आपकी कमर से हमेशा बंधी होगी, मतलब वॉशरूम भी जाते हैं तो भी कमर से बंधी है। आप
यहाँ पर गलती, शायद सर आप लोग तो समझ पाएंगे भी, और जब यहाँ हम गलतियां करते हैं सी लेवल पे तो सॉरी बोल देते हैं, सॉरी भाई, ऐसे ऐसे हम कह देते हैं, या फिर अपने बॉस को या फिर किसी को भी सॉरी बोल देते हैं। माउंटेन में कोई सॉरी का चांस नहीं है। अगर आपने गलती की तो माउंटेन आपको बोलेगा सॉरी भाई, माउंटेन आपको सॉरी बोल देता है। खैर, मैं कैंप 3 में थी। बड़ा मुश्किल पल वो होता है कि जब 4-5 लोग एक टीम किसी चीज को कर रही हो, अचानक आपका एक टीम मेंबर बोले भाई मुझसे नहीं हो रहा, मैं नीचे जा रहा हूँ। अब मेरे साथ तो प्रोस्थेटिक लगे, मैं उसको बड़े शान से चली कि नहीं नहीं हो जाएगा, चलिए चलिए हम भी तो कर रहे हैं। उसने बोला अरे अरुणिमा तेरा एक पैर नहीं, दूसरा भी चला जाएगा तो क्या। अब मैं चुप। वाकई मेरे पास कोई जवाब नहीं था उस समय, क्योंकि जवाब मैं बोल के नहीं दे सकती थी, जवाब मुझे करके देना था। और मैं बताऊं, मैं चुप, और मैं टेंट के अंदर गई हूं। पूरी रात में टेंट में रोई, मैं भी आप लोगों की तरह, जो हमारी बहनें अभी, मैं खूब रोई कि क्या है भाई, ऐसे क्यों बोलते हैं लोग। और मैं बड़ा गुस्सा सी हुई, इरिटेट हुई। जब हॉस्पिटल में थी तब भी और ऐसे ट्रेनिंग में थी तब भी, तो बहुत इरिटेशन और गुस्सा मुझे आता था जब लोग मुझे इस तरीके से बातें बोलते थे। लेकिन आज की डेट में जब मुझे नए गोल के प्रति लोग कहते हैं कि अरुणिमा तू पागल है, सन की कुछ भी बोलते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि मुझे उस पागलपन का मतलब समझ में आ गया है। जिस दिन ये दुनिया आपको पागल बोलना शुरू कर दे आपके गोल के प्रति, तो आप समझ लीजिए आपका गोल आपके बहुत करीब है, कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है आपको। अब उस कैंप 3 से मैंने एक वो खैर तो अलग ही पल था। मैं रात को 1-1:30 बजे हमने शुरुआत की है। हमेशा रात में माउंटेन कोशिश करते हैं कि रात में क्लाइंबिंग करें हम, क्योंकि विंड कम होती है, स्नोफॉल कम होता है, इसलिए रात में करते हैं। अब मैं और टेंट से निकली हूँ और भागना शुरू किया हमने कैंप 4 की तरफ। अब वो एक स्टेप जो उठता था, मतलब पैर एक बार जब उठता था, शायद एक सीढ़ी जैसे जब आप चढ़ते तो फटाफट भाग के जाते हैं, नहीं वो 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट में उठता था। और विंड इतनी तेज होती थी कि ऐसे रोप होती थी, आइस वॉल पे रोप होती, तो हम कभी इधर टकराते कभी इधर टकराते थे हम। इतनी विंड, मतलब विंड ही हमें से धक्का देती थी। और फिर उसके लिए क्या कहते हैं, जब एक्सट्रीम अगर ठंड की बात करूं मैं, तो एक्सट्रीम ठंड होता था। और एक्सट्रीम ठंड होता, जैसे लगता था बहुत सारी सुइयां हमारे बदन में घुसा दी गई, इतना मतलब ठंड होता था। खैर, मैं अगले दिन रात को 1 बजे कैंप 3 से शुरू किया था। नेक्स्ट डे 12-12:30 बजे दिन में मैं पहुंची हूँ, कैंप 4 पहुंची हूँ। ऐसे जगह जगह टेंटेज लगे हुए थे, ऑक्सीजन मास्क लगा के मैं देख रही थी कि क्या बछेंद्री मैम का सख्त हिदायत था कि टेंट के अंदर सोना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा नेचर से मिलना है। तो मैं भी मास्क लगा के घूम रही थी। मेरे बगल वाले टेंट से 4-5 शेरवा किसी को खींच कर बाहर निकाल रहे थे। उत्सुकता मुझे भी थी कि क्या है। जब वो टेंट से बाहर आ गई है तो देखा एक कैनेडियन लड़की जिस पोजीशन में वो टेंट के अंदर सोई थी, उसी पोजीशन में वो टेंट के अंदर मर चुकी थी। मेरे सामने एक डेड बॉडी ऐसे रख दिया गया था। अब देखिए जिंदगी कैसे बदलती, रिप्लेस कैसे होते, मैं वो बताऊंगी आपको। दूसरा, इतना ही नहीं, कोई मेन समिट से सबमिट करके आया था और आते ही टेंट के अंदर सो गया था, उसके फेफड़े में पानी गया और वो भी मर गया था। मेरे सामने 2 डेड बॉडीज ऐसे थे। अगर आप ये सोचें कि अरुणिमा बड़ी हिम्मती है, डरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी बहुत डर लगा था, बहुत डर लगा था। बार बार दिमाग में सिर्फ इतनी बात आती थी कि अगर ये नॉर्मल थे, अगर इनकी जिंदगी चली गई तो मेरे साथ क्या होगा। अब वो टेंट कहता है ना, जिंदगी किसी के लिए रुकती नहीं है। आप स्वयं आपको उसके खाने कंटिन्यू अगर बनाए रखते हैं तो ठीक है, चाहे ये जिगजैग, ये मार्केट का जिगजैग हो या आपकी अपनी जिंदगी का उतार चढ़ाव हो। अगर आप यहाँ होते हैं, जब नीचे होते हैं, तो आप दुखी होते हैं, अरे क्यों मेरे साथ ऐसा है। हमेशा कहते हैं वाई मी। आप कहते हैं ना जब प्रॉब्लम की कि मैं ही क्यों भगवान। अरे माय डियर, आप सिर्फ इतना कहिए, ट्राई मी। हमेशा ये कहिए। तो मैं आपको बताऊं, खैर फटाफट कैंप 4 में थी, दोनों डेड बॉडीज रखी हुई थी। 4-5 शेरपा आपस में बातें कर रहे थे कि क्यों डेथ हुई उनकी। अब वो टेंट किसी और को चाहिए था नीचे से, क्योंकि वो डेड बॉडी हो गई तो कहानी खत्म। दूसरा अभी आया, उस टेंट को लेगा, वो कंटिन्यू चलता रहेगा, रुक नहीं सकता है। मैं जब ये कैंप 3 है, ये कैंप 4 है, ये मेन समिट है। यहाँ से यहाँ की जो दूरी है करीब 3500 फीट, और उसका नाम है डेथ जोन एरिया। ज़्यादा से ज़्यादा मौतें वहीं पर होती हैं।
मैं जब डे लाइट था बहुत अच्छा चली मैं, लेकिन जैसे ही डार्क आया, अंधेरा हुआ, मेरी हेडलाइट जिधर ही जा रही थी उधर ही मुझे डेड बॉडीज नजर आ रही थी। और जिस रोप में मैं हूं उसी रोप में एक बांग्लादेशी मुंह से आवाज आ रही थी। ठीक है, जो पहले से खत्म हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आपके सामने मैंने कभी नहीं देखा था ऐसा। मेरे लिए पहली बार था वो। ऐसे जिस रोप में मैं हूँ उसी रोप में एक बांग्लादेशी, उनकी आवाज आ रही, हाथ ऐसे उनका हाथ हिल रहा है। मुझे नहीं पता कि वो, मैं ब्लैंक हो चुकी थी, मतलब डिसीजंस नहीं ले पा रही थी मुझे करना क्या है। अब शेरवा मेरे पीछे है, मतलब मेरा गाइड मेरे पीछे है और मैं एकदम ब्लैंक हूँ, सामने है। शेरवा ने मुझसे पीछे से कहा अरुणिमा वापस। मैं बढ़ गई हूँ और जब तक उसके पास पहुंची उसको एकदम मूवमेंट खत्म हो चुका था। फिर शेरवा ने कहा अरुणिमा वापस चले, जिंदगी रही दोबारा ट्राई करना। मैंने उस कैरावे ने, क्योंकि जब मैं इस जर्नी को लेकर के बछेंद्री मैम से मिली थी तब वो सिर्फ मेरी जर्नी थी। और बछेंद्री मैम ने मुझे एक बात कही थी, अरुणिमा जब तुम मुझसे फर्स्ट टाइम मिली थी तब ये तेरी जर्नी थी, लेकिन अब ये पूरे देश का जर्नी है। और आप इसलिए मैंने अपना सेफ्टी कैराबिन जो कमर से बंधा था खोला है, खोल के उस डेड बॉडी के आगे लगाया और लांघते हुए मैंने सिर्फ इतना बोला था, इन सब में से यहाँ पर जितने लोग हैं, जितनी भी डेड बॉडीज हैं, इन सब में से अगर सभी ने एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया है मैं सब के लिए एवरेस्ट सबमिट करूंगा, जिंदा वापस जाऊंगी। और करीब 2 घंटे बाद, करीब 2 घंटे के बाद जिंदगी और मौत के जो भी है लड़ते बढ़ते मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी। 21 मई 2013 दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक 8,848 मीटर की हाइट पे। मतलब वो पल मेरी जिंदगी का 6-7 मिनट अनमोल पल है। दोनों हाथ ऊपर करके मेरा चिल्लाने का मन करा था कि इतनी जोर से चिल्लाऊं कि मैं सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूं। उन लोगों को बता, जो लोग ये सोचते महिला विकलांग, जो लोग ये सोचते जिंदगी में एक बार कोई काम किया फेल हुए दोबारा ट्राई नहीं करते, मैं उनको चिल्ला के बताना चाहती थी। उस खैर मास्क नीचे किया, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, ये वीडियो तो आधा है। मैंने ऐसे नीचे किया, शेरपा से बोला कि मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, तू वीडियो बना ले, फोटोज खींच ले। तो फोटो तक तो बात नहीं बिगड़ी हमारी उसकी। जब मैंने उसको वीडियो बनाने को बोला, कह रहा 8,848 मीटर की हाइट पे तेरा ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो सकता है और तुझे वीडियो बनाने की सूझ रही है, तू मर, मैं जा रहा हूँ। और मैंने ऐसे हाथ पकड़ा है और खींचा। आज तो मुझे भी ऐसी हंसी आती है। और ऐसे खींचा है और बोल प्लीज वीडियो बनाओ। साथ आप सोच रहे हैं क्या अरुणिमा ये लीडरशिप है? तुम्हें तो जिंदा वापस बेस कैंप पहुंचना था, तब तुम्हारा सक्सेसफुल माना जाएगा, नहीं तो तुम हो ही नहीं, फिर तो सक्सेसफुल था ही नहीं। पता वो वीडियो मैंने बनाने की, क्योंकि हम माउंटेनियर, शायद आप भी करते होंगे, जिस चीज पे आपकी पकड़ अच्छी होती है उसमें बेस्ट आप कर पाते हैं। तो मुझे पता था जितना ऑक्सीजन मेरे पास में बचा है उतने में वापस कैंप 4 नहीं पहुंच सकती। और इस शर्त पे, मतलब मैंने मेरे शेरपा ने दोनों एक्सेप्ट कर लिया था शायद जिंदा वापस ना जाए। फाइनली मैंने शेरपा को बोला, उठाया पकड़ाया, भाई बना ले। उस वीडियो में मैंने सिर्फ इतना बोला कि आज ऐसी हालात होने के बाद भी अगर मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे आ सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? जरूरत सिर्फ सोच, गोल और फोकस, इतना फोकस कि ऊपर वाला भी देने पे मजबूर हो जाए। 11 अप्रैल को मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो आज 21 मई 2013 पे मैं दुनिया की सबसे टॉलेस्ट पीक पे हूँ। कैसे लोगों को लगता था सिर्फ 2 साल में, जबकि एम्स के डॉक्टरों का कहना है प्रोस्थेटिक लेग पे चलने और सीखने में लोगों को 4 से 5 साल लग जाते हैं, सिर्फ 2 साल में एवरेस्ट कैसे? पता कैसे? लोगों को लगता था कि अरुणिमा ने अपने इस गोल को, अपने इस मिशन को अपने पैरों से क्लाइम किया, जबकि सच ये था जो मेरा गोल था, जो मेरा मिशन था, मैंने अपने पैरों से क्लाइम ही नहीं किया था। जो मेरा गोल था, जो मेरा मिशन था, मैंने अपने दिल और दिमाग से किया था। जब कोई भी गोल आप अपने दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन बना के करते हैं, और जो मैंने शायद अपने पिताजी से ही सीखी है, और आप लोगों में तो कूट कूट के भरा होता है, वो कहता ना ऊपर वाला ही देता है शायद आप लोगों के अंदर। सर मैंने देखा है, तो वो कॉम्बिनेशन जब बन जाता फिर कोई रोक नहीं सकता। एनीवे, मैं जब देश वापस आई बहुत तेजी से लोग मुझसे जुड़ रहे थे। मैं ईमानदारी से बताऊंगी, मैंने एवरेस्ट किसी और के लिए नहीं किया था। पता नहीं ऐसे बोलना ठीक है नहीं, मुझे नहीं पता। मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो चुका था, मैंने उसके लिए एवरेस्ट सबमिट किया था। लेकिन जब लोग, मुझे क्या पता कि लोग इंस्पायर होंगे, क्या होगा, कुछ नहीं पता था मुझे तो बस जो गोल मुझे चाहिए था वो मैंने किया।
लेकिन जब देश वापस आई, लोग इंस्पायर, तब मैंने तय किया जो इंस्पायरिंग चैन है रुकने नहीं देना है। वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट, 7 हाईएस्ट पीक मैं सारे सबमिट कर चुकी हूँ। और लास्ट अभी जो हाल ही में मुझे बस अभी 6 महीने पहले मेरा बेबी हुआ है। थैंक यू। तो मैं अभी नेक्स्ट साउथ पोल के लिए आज पूरे इस हॉल से, अपने परिवार से, मेरे पिताजी भी थे आर्मी में इसलिए मेरा परिवार है, अपने परिवार से बस इतना चाहती हूँ कि आप सभी मेरे लिए गुड विशेस करें कि साउथ जैसे हर कॉन्टिनेंट्स पे अपना देश का तिरंगा लगाया है, उसी तरीके से साउथ पोल पे भी मैं अपना ट्रियो कलर लगा पाऊँ। मेरी 4 लाइन की फेवरेट पंक्ति आपने इसमें सुनी भी है, जो मुझे भी इंस्पायर करती है हमेशा। और मैम आपको बार बार मैं धन्यवाद कहूंगी कि आपने मुझे बुलाया, मुझे चुना, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इतना सीखने को मिला मुझे, एक एक चीजें सीखने कैसे। जब मैं कभी कभी ऐसा नहीं है कि आप एक बार कहते हैं ना कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, एक बार आप लड़ लिए तो आप सोचे किसी चीज से, आप एक बार लड़के खड़े हो गए और आप फिर सोचे कि अब जीवन में प्रॉब्लम्स ना, आप छोटे थे तो प्रॉब्लम्स आएगी जरूर लेकिन रूप बदल जाते हैं। तो मेरी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो रूप बदल के आते हैं, तो मैंने जो बहनें थी यहाँ पे जिन्होंने आप अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं अपनी जिंदगी में और अच्छे से लड़ूंगी। मेरी 4 लाइन की फेवरेट पंक्ति जो मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी आप सबके सामने कहूँ, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। भारत माता की आवाज नहीं आई है मैम, लंच तो दिया था ना साहब ने। भारत माता की अब आई है। थैंक यू। आपका धन्यवाद करते हुए हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं। Thank you, Dr. Arunima Sinha, for the extremely inspiring and motivating insight into your extraordinary life. We are indeed very grateful to you. May we have a huge round of applause once again for our guest speaker, Dr. Arunima Sinha. And now, may I request Dr. Archana Pandey, President AWWA, to please extend a vote of thanks. मैं फिर से एक बार यहाँ खड़ी हूँ और सही बताऊँ, आई एम एक्चुअली स्पीचलेस. I don't know where to start. You know, even vote of thanks is just a duty that I have to do standing here for each one's presence here with us in this journey. So just to do the formality, I'll still read the speech or the words that I have written. But I think the event and the whole, you know, the stories, the inspiring stories, it was just amazing experience. And thank you, each one of you, for sharing that with us and all the audience to be part of it. Thank you. हमने सभी इनकी कहानियाँ उनके ज़ुबानी सुनी. अलग अलग सामाजिक व पारिवारिक क्षेत्रों से आई इन महिलाओं ने हर प्रकार की कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया. एक अपनी अलग पहचान भी बनाई. As Melinda Gates said, and I quote, "A woman with a voice is by definition a strong woman." And they have actually proved it. आज यहाँ इस मंच पर हमने यही देखा और सुना. अस्मिता
इन महिलाओं की प्रतिभाओं को उभार कर प्रस्तुत करने वाला एक मंच है। मुझे विश्वास है कि इन सभी को सुनने के बाद कहीं ना कहीं हर एक महिला से आप एक भावनात्मक तौर पर जुड़ी, इनकी चुनौतियों को समझा, महसूस किया और इनकी सफलताओं का हमने जश्न भी मनाया। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप भी अपने जीवन के अनुभव को इसी तरह सबके साथ साझा करें। अस्मिता ये ऐसा आपके लिए बना हुआ मंच है और इस जर्नी में हम आपके साथ हैं। मुझे बहुत समाधान और खुशी भी है कि इन विचारों के साथ हमने ये अस्मिता सीज़न 2 का आयोजन किया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि माननीय राष्ट्रपति महोदया हमारे साथ आज थी। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे यहाँ आए और हमारे अस्मिता की गरिमा बढ़ाई। श्रीमती सुदेश धनखड़ जी और श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी भी यहाँ थे और हमारा मार्गदर्शन भी किया, उसके लिए भी मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी उपस्थित विशेष अतिथिगण और आवा की सभी स्पीकर्स का मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने कार्यक्रम में शामिल होकर इसकी गरिमा बढ़ाई। श्री लोकेश और अनुप्रिया को भी स्पेशल थैंक्स, क्योंकि इनका उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है। ये मतलब हमारा एक इनविजिबल फोर्स था पीछे से, जिनकी वजह से भी ये प्रोग्राम हम प्रस्तुत कर पाए हैं। हर उस आवा सदस्य का धन्यवाद जिसने अपने अनुभव हमारे साथ बांटे और हमें प्रेरित किया और मेहनत और लगन से सही मुकाम हासिल किया और बाकी सब बहनों को प्रेरित कर रही है। और हमारी स्पेशल 2 गेस्ट स्पीकर्स आनंदा मैम और डॉक्टर अरुणिमा, उनका तो तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने अपनी इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज हमारे साथ शेयर की और इतने शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए हमारे साथ कंफर्म किया, इसलिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपनी ड्यूटी में फेल होंगी यदि मैंने जो पर्दे के पीछे निरंतर दिन रात जिन्होंने इस प्रोग्राम को इस स्टेज में आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए जो मेहनत की है, उनका सबका धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो ये प्रोग्राम शायद पॉसिबल ना होता। सो थैंक यू वंस अगेन ईच वन ऑफ यू फॉर बीइंग देयर फॉर अस एंड मेकिंग दिस इवेंट अ ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू। Thank you so much, Mrs. Pandey. Steve Jobs once said, "The most powerful person in the world is the storyteller. The storyteller sets the vision, values, and agenda of an entire generation that is to come." May we have a huge round of applause for all our ASMITA storytellers and our esteemed guest speakers for bringing more power and motivation into our lives today. अभी कई जीत बाकी हैं, अभी कई हार बाकी हैं, अभी तो अस्मिता का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो बस एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। And here I come back with some more instructions. कृपया अस्मिता बुकलेट के पीछे जो फीडबैक फॉर्म्स दिए गए हैं उसको जरूर भरें और बाहर निर्धारित स्थान पर जमा कर दें। बाहर जो फ्लेक्स बोर्ड्स लगे हैं उन पे अपने पसंदीदा स्टिकर्स जरूर लगाएं। दिस स्मॉल जेस्चर ऑन योर पार्ट विल हेल्प कीप आवर टीम अस्मिता ट्रूली मोटिवेटेड। आपसे अनुरोध है कि लंच के पश्चात AWWA entrepreneurs के स्टॉल्स पर जरूर जाएं। They have done a wonderful job and have loads of things to entice you with, so please do visit the stalls. And now, a few words. I will call upon Mr. Lokesh. Yes, Lokesh is here for the final few words. So, बस मैं आप सबसे एक गुजारिश करूंगा कि आज इस कार्यक्रम को संपन्न करने में 2 लोगों ने हमें सुबह से अभी तक इंगेज किया है और वो है श्रीमती रूपा भट्टाचार्य और श्रीमती ओइनम बैनर्जी। सो एक जोरदार तालियां हमारे दोनों होस्टेस के लिए, क्योंकि अगर ये हमें साथ नहीं बांधती तो आज हमें इतना मज़ा नहीं आता। सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, रियली अ प्लेजर। इफ यू ऑल बोथ कैन कम हियर, आई नो इट्स नॉट प्रोटोकॉल बट प्लीज़
Please, a big round of applause for both the wonderful hostesses of ours. Thank you. That's all I wanted to say. I'll request all of you to join us for lunch. आपसे निवेदन है कि लंच के लिए हमारे साथ प्रस्थान करें.